नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो जैसे कि हम मोस्टली पढ़ रहे हैं, उसके जो हमारे जो क्वेश्चंस हैं दोस्तों, आज तक हमने 70 जो क्वेश्चंस है 70 क्वेश्चंस है वो हमने बहुत अच्छे एक्सप्लेन के साथ कर लिए हैं, एक्सप्लेनेशन के साथ। और मैंने आपको उन क्वेश्चंस के किस प्रकार से आपको याद करना है, क्या शॉर्ट तरीका है, वो सब हर एक क्वेश्चन में करवाया है दोस्तों। आज जो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे दोस्तों 71 to 80 पढ़ेंगे। मैं हर जो क्लास उसमें क्वेश्चन लिखता हूँ, लेकिन उसके नीचे ये लाइन नहीं लिखता, ये सेंटेंस नहीं कभी नहीं लिख रहा कि मैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास। मैं ये बता रहा हूँ दोस्तों कि अभी तक मैंने जितने भी क्लासेस बनाई हैं, मैं मोस्टली की बात कर रहा हूँ, उनमें अगर सबसे इंपॉर्टेंट क्लास मैं नाम दूं आज तक की क्लास में, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरी मोस्टली के अंदर, आज तक की जो क्लास है दोस्तों हमारी, ये 8वीं क्लास होगी 71 से 80वीं की। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं दोस्तों इस क्लास के अंदर हैं, और ये सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो कोई भी क्वेश्चन है ना हमारे एग्जाम में आ सकता है। और सिर्फ वो क्वेश्चन नहीं आ सकता, उससे रिलेटेड काफी चीजें हमारे एग्जाम में आ सकती हैं। और मैं आपको आज बहुत ही जितना अच्छे तरीके से मैं पढ़ाता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि उससे रिलेटेड हर एक चीज मैं आपको बताऊं, कि ताकि सिर्फ ये क्वेश्चन एग्जाम में आए ना आए, लेकिन इससे रिलेटेड कोई ना कोई क्वेश्चन दोस्तों आपको जरूर मिलेगा। आज की जो ज्यादातर हमारी जो क्लास है दोस्तों, वो दो टॉपिक के ऊपर हमारी कंसिडर कर सकते हैं हम। एक डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी, और एक दोस्तों फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, जैसे कि आप सभी को पता है। इसके अलावा हम इसमें जीटीपीएल भी पढ़ेंगे इसी क्लास के अंदर दोस्तों, हम जीटीपीएल के बारे में भी पढ़ने वाले हैं। इसी क्लास के अंदर हम जो न्यूट्रिशन है प्रेगनेंसी के अंदर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो कितनी चीजें हम पढ़ रहे हैं दोस्तों, एक क्लास हमारे कितने टॉपिक को कवर करवाएगी। ये डायग्नोसिस ऑफ प्रेगनेंसी को करवाएगी, फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी को करवा रही है, न्यूट्रिशन को करवा रही है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। मैं आपसे आशा करूंगा कि आप इस क्लास में पूरी तरह से बने रहोगे, इसके अच्छे से नोट्स बना लेना। इस क्लास के बाकी क्लासेस में आपने ज्यादातर शॉर्ट नोट्स बनाए होंगे, लेकिन इनको एक पेज पे जरूर लिख लेना आप, ठीक है। चलो बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 स्टार्ट करते हैं। यहीं से आपको पता लग जाएगा कि ये क्लास कितनी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट चेंजेस डज ए नर्स एक्सपेक्ट। ठीक है, मतलब एक्सपेक्ट का मतलब क्या है कि नर्स है ना, कौन कौन से चेंजेस, कौन कौन से परिवर्तन जो हैं, जो क्या करती है दोस्तों, अनुमान लगाती है कि ऐसा होगा। एक्सपेक्ट का मतलब उम्मीद करना, कि नर्स उम्मीद करेगी कि ये सब चेंजेस होते हैं क्लाइंट के अंदर, क्लाइंट के हिमेटोलॉजिकल। अब ये सारा जो टॉपिक है ये कौन से सिस्टम से रिलेटेड दे दिया दोस्तों, इन्होंने हिमेटोलॉजिकल सिस्टम से रिलेटेड दे दिया। इस क्वेश्चन में वो बात कर रहा है कि हिमेटोलॉजिकल जो सिस्टम है, मतलब ब्लड से रिलेटेड जो सिस्टम है दोस्तों, उसके अंदर प्रेगनेंसी के दौरान क्या क्या चेंजेस होते हैं। इसमें बस दिखाने के लिए कहते हैं ड्यूरिंग द सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ द प्रेगनेंसी। एक्चुअली में जो चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं वो सेकंड ट्राइमेस्टर में ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए इन्होंने नाम दे दिया सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, और कोई रीजन नहीं है। ये क्वेश्चन अगर डायरेक्टली आएगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो भी वही आंसर होगा, ठीक है। ड्यूरिंग अगर थर्ड ट्राइमेस्टर आएगा तो भी वही आंसर होगा, कोई कुछ भी लिखा हुआ है तो आपका आंसर सेम होगा। सिर्फ क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए उन्होंने थोड़ा सा इसमें सेकंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी डाल दिया कि इसके अंदर क्या क्या होता है। तो देखिए दोस्तों क्या क्या होता है। पहला जो ऑप्शन हमें बता रहा है वो क्या कह रहा है, पहला ऑप्शन में ये कह रहा है कि हिमेटोक्रिट जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। दूसरा जो ऑप्शन है वो क्या कह रहा है दोस्तों कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो जाता है। तीसरा जो ऑप्शन है वो कह रहा है डिक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, जो सेडिमेंटेशन जो रेट है वो क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ये सारी की बात कर रहे हैं। आप चाहो तो ब्रैकेट में डाल भी सकते हो। और एक है ए डिक्रीज इन व्हाइट ब्लड सेल, की व्हाइट ब्लड सेल क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब देखो मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ, आपका एक कंफ्यूजन आपको होता होगा सर इन नोट्सों को कैसे लिखें। जो आपने शॉर्ट नोट्स लिखाए हैं उनके लिए तो हमने रजिस्टर बना लिया, क्या तो आप दो तरीके से आप इनको लिख सकते हो। देखो एक तो ये तरीका है कि भाई आप एक अच्छा सा रजिस्टर बनाओ, फिर मोटा, जो शॉर्ट नोट्स के लिए फिर आप छोटा मत बनाओ, फिर उसमें आपको जो सेंटेंस लिखाता हूँ उसके नीचे एक्सप्लेनेशन लिख लो। एक तो ये तरीका है, ठीक है। इस तरीके में ये है कि आपके शॉर्ट नोट्स है वो लॉन्ग नोट्स हो जाएंगे, फिर आपको ऐसा लगने लगेगा पढ़ोगे जब यार ये तो बहुत ज्यादा है, तो उससे थोड़ा सा आपका कॉन्फिडेंस गिर सकता है। दूसरा तरीका क्या है कि आप इनको नोट्स कैसे बनाओगे, इन क्वेश्चंस को ऐसे तो है नहीं कि आप एक एक क्वेश्चन लिखोगे, चार ऑप्शन लिखोगे। अगर ऐसा कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। तो इसके लिए आप मौसवी की किताब को खरीदो, मौसवी की बुक को खरीदो, और उस मौसवी की जो बुक को आप खरीदो दोस्तों, उस बुक के अंदर ही आप छोटे छोटे अक्षरों के अंदर सब चीजें क्या करना, लिखना स्टार्ट करो। अगर आपको कम पड़ता है तो वो चिपकाने वाले आते हैं, स्टिक नोट्स आते हैं,
वो स्टिक नोट्स लगाओ, या फिर कोई पेज लेकर पेज को लगा के उसको चिपकाओ, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें वहाँ पे लिखते जाओ, ताकि आप कभी अगली बार जब रिवाइज करो तो उनको देख सको कि इसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। ठीक है, तो उससे आपका जो नोट्स है बहुत अच्छे बन जाएंगे। वो जो बुक है जितनी नॉलेज आपको देती है, बहुत अच्छी बुक है, उससे भी ज़्यादा नॉलेज आपको वो देगी। चलो बात करते हैं इस क्वेश्चन के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। तो यहाँ पर सिर्फ 4 ही चीज़ें दे रखी हैं, और 4 चीज़ें तो ऐसे है नहीं कि एग्जाम में आपके अंदर आएंगे, चारों मैं बताऊंगा। वैसे आंसर तो एक होता है, कई बार एक भी बता देते हैं कोई, लेकिन हम सब चीज़ें पढ़ेंगे ना, पता नहीं क्या पूछ ले एग्जाम में वो। चलो बात करते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो 18 से और लगभग 20% क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैं ये ऐसे लिख लाता हूं ताकि थोड़ा सा टाइम कब लगे लिखने में, और दूसरा कोई चीज मेरे माइंड से जाए नहीं। देखो मुझे पता तो है कि भाई ये बढ़ता है, लेकिन मैं भूल जाऊं कौन सा बताना था, प्लाज्मा मैंने बता दिया नहीं बताया, इसलिए मैं हर चीज लिख के ले आता हूं कि आगे आपको हर चीज मैं बता सकूं। ठीक है, तो उसमें दोनों फायदे हो जाते हैं, तो टाइम भी बच जाता है, और एक दूसरा दोस्तों कोई भी एक भी पॉइंट बाहर नहीं निकलता। जैसे क्या होता है 10 पॉइंट मैंने याद कर रखे हैं, लेकिन लिखते टाइम 9 पॉइंट ही लिखे, और हो सकता है उसी 1 मिनट में एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, तब इसलिए मैं लिख देता हूँ। ऐसा नहीं कि मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैं वो चीज़ें नहीं लिखता जो चीज़ जरूरी है, मैं इधर वो चीज़ लिखता हूँ जो क्वेश्चन बनता है उससे रिलेटेड। ठीक है, आरबीसी जो है दोस्तों वो भी बढ़ती है, लगभग 20 से 30% जो आरबीसी है दोस्तों क्या होती है, इंक्रीज होती है। ब्लड जो वॉल्यूम है दोस्तों वो भी इंक्रीज होता है, वो लगभग कितना इंक्रीज हो जाता है, 30 से और 40% इंक्रीज हो जाता है। और प्लाज्मा जो वॉल्यूम है दोस्तों वो 40 से और 50% तक क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। तो ये 4 चीजें आपको याद रखनी है, बहुत सिंपल तरीका है। आपको 18 से 20 से स्टार्ट करना है, लगभग 20% मान लो, अगर आपको याद नहीं हो रहा तो 20 याद रख लो, फिर 20 से 30 हो गया, फिर 30 से 40 हो गया, और 40 से कितना हो गया, 50 हो गया। बताओ, बस आपको याद ये रखना है कि इसका जो सीक्वेंस है क्या है। तो आपको हरियाणा के लोगों को क्या लेना है, बीपी लेना है, HRBP, तो हीमोग्लोबिन, आरबीसी, ब्लड और प्लाज्मा। तो आप इस प्रकार से क्या रख सकते हो दोस्तों, याद रख सकते हो, ये तरीका है। ठीक है, तो ये 4 चीजें बढ़ी, हीमोग्लोबिन बढ़ा, आरबीसी भी बढ़ा, ब्लड भी बढ़ा, प्लाज्मा भी क्या हुआ दोस्तों, इंक्रीज हुआ। एक क्वेश्चन आता है बच्चों के माइंड में भी आता है, सर जब सब चीजें बढ़ रही हैं, हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, आरबीसी भी बढ़ रही है, ब्लड भी बढ़ रहा है, तो दोस्तों आपने सुना होगा कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया देखने को मिलता है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया मतलब नॉर्मल कंडीशन का एनीमिया, जो कि प्रेगनेंसी की कंडीशन के कारण होता है, उसे हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया के नाम से जानते हैं। तो क्वेश्चन ये आता है कई बार कि भाई फिजियोलॉजिकल जो एनीमिया वो क्यों होता है, तो वो मैं आपको एक क्वेश्चन आएगा, उस क्वेश्चन में मैं अच्छे से आपको समझा दूंगा। तो यहाँ पर बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं यहाँ पर आपको नहीं बताऊंगा, वहां पर आपको बताने की जरूरत पड़ेगी, तो मैं वहां पर आपको बताऊंगा, इस कंसेप्ट को मैं आपको समझाऊंगा कि ये क्यों होता है। इसके अलावा दोस्तों पैक्ड सेल वॉल्यूम, पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है दोस्तों वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब सबसे पहले चीज बात करते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है। पैक्ड सेल वॉल्यूम, क्योंकि कोई भी चीज पढ़ो ना तो उसको अच्छे से पढ़ो। आपको एक टीचर की जरूरत क्यों होती है, क्योंकि आप अगर इन सब चीजों को ढूंढने लगोगे ना एक बुक लेकर, तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो टाइम आपका क्या कम करता है एक टीचर। तो पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होती है दोस्तों, सिंपल सी बात में याद रखो आप कि मान लो 1 लीटर ब्लड है, 1 लीटर क्या है दोस्तों, ब्लड है, ऐसे मानो इसमें ले लिया हम 1 लीटर ब्लड, ये 1 लीटर ब्लड है। 1 लीटर ब्लड के अंदर दोस्तों आरबीसी का जो परसेंटेज है कि कितनी परसेंट आरबीसी है, वही क्या कहलाता है दोस्तों, आपका हेमेटोक्रिट कहलाता है, या पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। ठीक है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है, पैक्ड सेल वॉल्यूम कहलाता है। अब आपके दिमाग में ये आ रहा होगा कि सर पैक्ड सेल वॉल्यूम है या हेमेटोक्रिट है, ये गिरेगा क्यों, जबकि आपने अभी हमें बताया कि आरबीसी का जो परसेंटेज है वो तो क्या होता है, इसके दौरान इंक्रीज होता है। तो इस हिसाब से तो आरबीसी का परसेंटेज के अकॉर्डिंग तो क्या होना चाहिए दोस्तों, इंक्रीज होना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर भी मैं आपको उसी क्वेश्चन में दूंगा, मैं आपको बताऊंगा कैसा क्यों होता है, क्योंकि दोनों के दोनों सेम है, दोनों का जो कंसेप्ट है वो बिल्कुल सेम है। चलो नेक्स्ट, आपके दिमाग में ये क्वेश्चन जरूर आना चाहिए दोस्तों, हीमोडाइल्यूशन होता क्यों है। हीमोडाइल्यूशन का मतलब क्या होता है दोस्तों, हीमोडाइल्यूशन का मतलब ये होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है दोस्तों कि जो ब्लड बढ़ रहा है, प्लाज्मा बढ़ रहा है, वाटर बढ़ रहा है, एक्चुअली में वाटर का जो कंटेंट है वो क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। वाटर का कंटेंट क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। प्लाज्मा का जो वॉल्यूम है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और ब्लड का वॉल्यूम जो है वो क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। एक्चुअली में ये मानो सिंपल में तो कि वाटर की जो कंटेंट है दोस्तों वो क्या हो गई है, बढ़ गई है ब्लड के अंदर। ब्लड के अंदर वाटर कंटेंट बढ़ गया है, उसे हम किस नाम जानेंगे, हिम मतलब ब्लड डाइल्यूट, मतलब किसी भी चीज को डाइल्यूट करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है दोस्तों, वाटर की जरूरत पड़ती है। मतलब वाटर की अमाउंट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। प्रेगनेंसी के अंदर क्या हो जाता है, हीमोडाइल्यूशन हो जाता है। ये हीमोडाइल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे कि भाई हीमोडाइल्यूशन होता है उससे क्या होता है। ठीक है, वो सब हम इस क्वेश्चन में देखेंगे। इसके बाद में सबसे पहले चीज तो ये समझो कि इसकी जो इसका क्या क्या बेनिफिट होता है दोस्तों। हीमोडाइल्यूशन से कोई भी चीज होगी, किसी भी चीज में वाटर ज्यादा होगा तो वो चीज गाढ़ी होगी या पतली होगी, मतलब उसकी विस्कोसिटी जो है, विसिड जो है वो ज्यादा विसिड होगा या कम विसिड होगा,
ठीक है। तो आप कहोगे सर वाटर जितना ज्यादा होगा, तो वाटर तो लिक्विड होता है, जितना ज्यादा तरल होगा, ठीक है। तो जितना ज्यादा ये लिक्विड होगा उतना ही उसकी विस्कोसिटी क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो हीमोडाइलेशन के कारण क्या होती है दोस्तों, विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। विस्कोसिटी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, मतलब कि कम गाढ़ा हो जाता है वो। पानी ज्यादा है तो तरल ज्यादा होगा वो, ठीक है, गाढ़ा कम होगा। तो विस्कोसिटी के कम होने के कारण गैसियस जो एक्सचेंज है वो इंक्रीज हो जाता है। और प्रेगनेंसी के दौरान दो लोगों को गैस चाहिए, और दो लोगों की CO2 को उठाना है, दो लोगों को ऑक्सीजन देना है, दो लोगों की CO2 को क्या करना है दोस्तों, उठाना है। मदर को ऑक्सीजन देना है, बेबी को ऑक्सीजन देना है। मदर की CO2 को भी बाहर निकालना है, और जो बेबी है दोस्तों उसकी CO2 को भी बाहर निकालना है। दूसरा दोस्तों, प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, ब्लड लॉस होता है। अगर मान लो ब्लड लॉस होगा और उसमें अंदर वाटर ज्यादा होगा, तो जो मेन जो ब्लड है ना, उसके साथ में वाटर का भी क्या होगा, लॉस होगा। तो मेन ब्लड का लॉस क्या होगा, थोड़ा सा कम हो जाएगा। तो ब्लड लॉस को क्या करता है दोस्तों, ये ब्लड लॉस होने के कारण हम जानते हैं कि लेबर के दौरान क्या होगा, ब्लड लॉस होगा। और लेबर के दौरान अगर ब्लड लॉस होगा दोस्तों, तो उस ब्लड लॉस को थोड़ा सा हीमोडाइल्यूशन के कारण, वाटर कंटेंट ज्यादा होने के कारण मेन जो कंटेंट है वो थोड़े से क्या होंगे, कम लॉस होंगे। या फिर ब्लड लॉस को जो बॉडी है वो क्या कर लेगी, अडेप्ट कर लेगी। जैसे मान लो पहले बॉडी के अंदर 1 लीटर ब्लड था, अब उसमें पानी मिला दिया 500 ml, 1500 ml क्या हुआ दोस्तों, अब ब्लड हो गया। तो उसके कारण अगर ब्लड का लॉस होगा, मतलब 500 ml गया, तो उसमें वाटर भी तो रहेगा ना। तो इसलिए हीमोडाइल्यूशन क्या करता है, हेल्प करता है। एक दोस्तों ये मेंटेन करता है जो सुपाइन हाइपोटेंशन जो सिंड्रोम है, या सुपाइन जो पोजीशन है, ऐसे मान लो सुपाइन पोजीशन के कारण जो बीपी कम होता है उसको भी क्या करता है, ये मेंटेन करता है। सुपाइन पोजीशन के कारण जो बीपी है दोस्तों वो कम हो जाता है प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर। इसे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के नाम से हम जानते हैं। आपने सुना हुआ होगा कि भाई जैसे ये इंफीरियर वेना कावा होता है और ये यूट्रस जो होता है, ये तो यूट्रस क्या करता है दोस्तों, इस इंफीरियर वेना कावा को क्या कर देता है, कंप्रेस कर देता है लेटे हुई पोजीशन के अंदर। अगर फीमेल मान लो लेटी हुई है, चलो आपको ऐसे समझा देता हूँ, ये फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है, ऐसे मान लो आप, ये फीमेल है। तो ये ऐसे लेटे हुई कंडीशन के अंदर है। तो लेटे हुई कंडीशन में दोस्तों इसका ये इंफीरियर वेना कावा है, यहाँ से क्या होता है, यूट्रस होता है। तो लेटे हुई कंडीशन के अंदर ये यूट्रस है ना, इस इंफीरियर वेना कावा क्या करता है दोस्तों, कंप्रेस करता है। तो इसके कारण जो सिंड्रोम होता है उसे हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के नाम से जानते हैं। इसे हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम कहते हैं। तो ये सुपाइन हाइपोटेंशन जो सिंड्रोम है दोस्तों, उसके इफेक्ट को भी क्या कर देता है, कम कर देता है, क्योंकि फ्लूइड ज्यादा रहता है, फ्लूइड एक लिक्विडिटी ज्यादा है, विस्कोसिटी कम है, तो जितना बीपी गिरता है ना उससे थोड़ा सा कम गिरेगा। तो उसको भी मेंटेन करने में क्या करता है दोस्तों, ये हेल्प करता है। तो इसके 3 बेनिफिट होते हैं, ये भी थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। इसके अलावा दोस्तों टोटल प्रोटीन ध्यान रखना इंक्रीज होती है। लगभग नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर 180 ग्राम प्रोटीन होती है, जो कि बढ़कर 230 ग्राम हो जाती है। ब्लड की बात करें, ब्लड की प्रोटीन की, ठीक है, बॉडी की पूरी बॉडी की प्रोटीन की बात नहीं कर रहे हैं हम यहाँ पे। जो ब्लड के अंदर जो पाए जाने वाली प्लाज्मा प्रोटीन लिख लो, प्लाज्मा प्रोटीन जो है वो 180 ग्राम से क्या हो जाती है, 230 ग्राम हो जाती है। इसके अलावा 2 प्रोटीन मेन होती है, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन। तो एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो रेशो है दोस्तों, एल्ब्यूमिन और ग्लोबुलिन का जो अनुपात है वो 1:1 हो जाता है। नॉन प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर ये जो अनुपात है ये 1.7:1 होता है। 1.7:1 होता है, मतलब एल्ब्यूमिन 1.7 होता है और ग्लोबुलिन क्या होता है दोस्तों, 1 होता है। अब आप एक बात बताओ कि इनका अनुपात 1:1 आना है, आपको दोनों को बराबर लाना है, 1:1 लाना है। मान लो इसके पास 17 रुपए हैं, इसके पास 10 रुपए हैं। एग्जाम्पल के लिए समझो, एक आदमी है, एक अवधेश है और एक जीपुर गीता है, ठीक है, एक अवधेश जीपुर गीता है। अवधेश के पास 17 रुपए हैं, गीता के पास 10 रुपए हैं। तो ये इनको बराबर कैसे लाओगे आप, इनको आप बराबर कैसे लाओगे, तो क्या कैसे लाओगे दोस्तों, क्या तो आप इसको रुपए दो, ठीक है, क्या तो आप इसको रुपए दो, या फिर इससे रुपए लो, तो तभी तो ये बराबर आएंगे ना। इसको आपको कम करना पड़ेगा, इसको क्या करना पड़ेगा, आपको बढ़ाना पड़ेगा। बस यही कंसेप्ट है। एल्ब्यूमिन का रेशो 1.7 है, यहाँ पर 1 है, तो इसको आपको कम करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा, यही होता है। एल्ब्यूमिन कम होता है और ग्लोबुलिन क्या हो जाता है दोस्तों, बढ़ जाता है, ठीक है। नेक्स्ट फिब्रिनोजन, ठीक है, जो एंटीकोगुलेंट्स हम जो यूज करते हैं दोस्तों, कोगुलेशन के लिए यूज करते हैं, एंटीकोगुलेंट नहीं, कोगुलेशन के लिए यूज करते हैं, जो क्लोटिंग फैक्टर दोस्तों, इसका लेवल भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। प्लेटलेट्स के लिए कहा गया कि प्लेटलेट के अंदर कोई चेंजेज नहीं होते, नो चेंजेज, या अगर होंगे भी तो फिर इंक्रीज नहीं होगी, डिक्रीज होगी बाई 15%, लगभग 15% क्या हो जाती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है ये, या फिर इसके अंदर कोई चेंजेज नहीं आते हैं, या कोई चेंजेज नहीं आते हैं। WBC का जो लेवल है दोस्तों वो बढ़ जाता है, 20,000 तक भी अगर WBC का लेवल है, हम जानते हैं नॉर्मल जो होता है इसका 4,000 से लेकर 11,000 तक होता है, लेकिन अगर 20,000 तक भी है दोस्तों पर mm3, तो भी ये लेवल क्या माना जाएगा, आपका नॉर्मल माना जाएगा, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, और है क्या कुछ, तो कितने सारे क्वेश्चन, हर एक सेंटेंस में क्वेश्चन है, वो पूछ सकता है कि WBC क्या होगा, आप
एक क्वेश्चन प्लेटलेट के बारे में पूछ सकता है, फिब्रिनोजन के बारे में पूछ ले, एल्ब्यूमिन ग्लोबुलिन में पूछ ले, इनके रेशो के बारे में पूछ ले, कितना रेशो हो जाता है, तो 1:1 है, 1:1 है। टोटल प्रोटीन के बारे में पूछ सकता है। इसके अलावा ये इसके कम चांसेज हैं, ठीक है, मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए किया ऐसा होता क्यों है। पैक्ड सेल वॉल्यूम है वो पूछ सकता है, हीमोग्लोबिन, आरबीसी, सबके क्वेश्चन बन रहे हैं कि क्या क्या होता है। ईएसआर, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट है जो दोस्तों बढ़ती है, ठीक है, लगभग 10 mm से लेकर और ये लगभग 40 mm तक हो जाती है। तो 40 mm तक होगी तो लगभग कितनी बढ़ गई है, 4 टाइम, 4 गुना बढ़ जाती है। अब कुछ बच्चों के दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ये भी बता दो क्या है। तो ईएसआर मतलब इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। अब एक ट्यूब के अंदर ब्लड को लो और ब्लड को लेने के बाद कुछ समय के बाद क्या होगा दोस्तों, जो इरिथ्रोसाइट है वो नीचे बैठ जाती है। इरिथ्रोसाइट क्या हो जाती है, पूरे ब्लड में नीचे बैठ जाती है। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, आरबीसी जब नीचे बैठ गई तो जितनी नीचे बैठी उसको हम क्या कर लेते हैं दोस्तों, नाप लेते हैं। उसको क्या कर लेते हैं, हम नाप लेते हैं, उसको मेजर कर लेते हैं। वो तो ये मेजरमेंट है, कितना mm आया, लेंथ का मेजरमेंट होता है mm में, तो कितना mm आया उसी को हम नाप लेंगे, तो वही क्या होती है, इरिथ्रोसाइट होती है। तो इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन जो रेट है दोस्तों वो क्या होती है, बढ़ती है। क्यों बढ़ती है, ये वाला क्यों बढ़ा, क्योंकि आरबीसी जो खुद, इसमें सिर्फ हम आरबीसी ले रहे हैं, इसमें हम न तो ब्लड देख रहे हैं, न प्लाज्मा देख रहे हैं, न वाटर देख रहे हैं, हम सिंपल आरबीसी देख रहे हैं। तो सिंपल आरबीसी तो क्या हो रही है दोस्तों, बढ़ ही रही है ना। इसलिए आरबीसी की बढ़ने के कारण ये जो ईएसआर है दोस्तों ये भी क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जबकि पैक्ड सेल वॉल्यूम के अंदर हम पैक्ड सेल किसके अंदर देख रहे हैं, पूरे ब्लड के अंदर, उसमें ब्लड भी है, उसमें प्लाज्मा भी है, और उसके अंदर साथ में क्या है दोस्तों, उसमें हम आरबीसी देख रहे हैं। यहां पर सिंपल सीधा हम आरबीसी देख रहे हैं, हम यहाँ पर काउंट नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर हम टोटल ब्लड के अंदर आरबीसी का जो परसेंटेज है वो देख रहे हैं। तो अभी मैं आपको और ज्यादा अच्छे से वहां पे और समझा दूंगा। चलो इस क्वेश्चन के ऊपर हम वापस लौट कर आते हैं। क्वेश्चन हमारे सामने है कि व्हाट चेंज डज ए नर्स एक्सपेक्ट इन क्लाइंट हीमेटोलॉजिकल सिस्टम के अंदर क्या क्या चेंजेस होते हैं। पहला जो ऑप्शन दे रखा है दोस्तों वो दे रखा है इंक्रीज इन हीमेटोक्रिट, पैक्ड सेल वॉल्यूम बढ़ती है। तो अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि पैक्ड सेल वॉल्यूम है या हीमेटोक्रिट भी लिखा हुआ सकता है, ये क्या होती है दोस्तों, डिक्रीज हो जाती है। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, कम हो जाती है। उसका रीजन है, अभी एक लाइन में लिख लो सिर्फ, हीमोडाइल्यूशन, वहां पर अच्छे से कंसेप्ट में समझाऊंगा मैं आपको। हीमोडाइल्यूशन के कारण ये डिक्रीज हो जाती है। नेक्स्ट दोस्तों, एन इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम, कि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अभी हमने पढ़ा है कि ब्लड का वॉल्यूम क्या हो रहा है दोस्तों, इंक्रीज हो रहा है। देख लो 30 से 40% ब्लड का वॉल्यूम क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो ये तो सही लिख रखा है, तो यहाँ पर तो कोई गड़बड़ इसमें है नहीं। तो ये यहाँ पे राइट आंसर होगा कि 30 से 40% क्या हो जाता है दोस्तों, ये इंक्रीज हो जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है ए डिक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, कि ईएसआर की जो रेट है दोस्तों वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो ये बताओ आप, डिक्रीज होती है इंक्रीज। अभी हमने पढ़ा कि इसकी जो रेट है दोस्तों वो 4 टाइम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। तो 4 गुना बढ़ गई, कम कहां से होगी, ए डिक्रीज इन डब्ल्यूबीसी। अभी मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो डब्ल्यूबीसी है वो डिक्रीज नहीं होती, वो क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। नॉर्मल पर्सन के अंदर 4000 से और 11000 पर mm³ ये पाई जाती हैं, लेकिन यहां पर प्रेगनेंसी के दौरान 20,000 तक भी पाई जा सकती हैं। तो इसलिए ये भी क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। तो ये सेंटेंस भी गलत है, ये सेंटेंस भी गलत है, और ये सेंटेंस भी क्या है दोस्तों, गलत है। तो लिखो, एक सेंटेंस में लिख लो। ये सारी चीजें आपको याद करनी पड़ेंगी, है ना, ठीक है, ये ध्यान रखना। अभी मैं 4 लिखा दूंगा आपको इस सेंटेंस में, ताकि क्वेश्चन बिल्कुल ही क्लियर हो जाए आपका। लिख लो, प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज होता है। जिस बच्चे को अगर याद नहीं हो ना कि ये चीजें भाई 18 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, तो छोड़ो, बस ये याद रखो कम से कम बढ़ता है या घटता है, इतना तो याद रखना पड़ेगा आपको, ठीक है। ऐसे नहीं बिल्कुल ही, बस आप कई हो कि न्यूमेरिक जो मेमोरी वो कम होती है, वो याद नहीं रख पाते हैं, डिजिट्स को, संख्याओं को याद नहीं रख पाते हैं। तो वो कम से कम इनको याद रखो कि भाई इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है। अगर आपको याद नहीं, वैसे मैंने बहुत सिंपल ट्रिक बताई आपको, 20, 30, 40, 50, फिर इसको याद रखना है HRVP, बस। तो प्रेगनेंसी के दौरान ब्लड वॉल्यूम क्या होता है दोस्तों, इंक्रीज होता है। इसके बाद लिखो, पैक्ड सेल वॉल्यूम डिक्रीज, ESR इंक्रीज एंड WBC इंक्रीज होती है। इसको ब्रैकेट में लिखना, ताकि ये पता लगे कि भाई ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, हमारा आंसर तो सिर्फ यही से हमें मिल जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। एक क्वेश्चन में कम से कम आपको 15 क्वेश्चन मिल गए होंगे दोस्तों, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्लास, पूरी की पूरी क्लास इंपॉर्टेंट है दोस्तों।
इसमें कोई ऐसी चीज नहीं मिलेगी आपको जो इंपोर्टेंट नहीं होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग ए फिजिकल इन द प्रीनेटल क्लिनिक, एग्जामिनेशन हो रहा है, फिजिकल एग्जामिनेशन हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, सिर्फ इसमें फिजिकल लिखा हुआ है। तो फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान दोस्तों प्रीनेटल क्लिनिक में, ठीक है, प्रीनेटल, प्री मतलब पहले, नेटल मतलब लेबर से पहले, तो लेबर से पहले समझ जाओ, आपकी लेबर से पहले वाली क्लिनिक है वो। नहीं समझना तो क्या समझोगे, हॉस्पिटल। द क्लाइंट्स वेजाइनल म्यूकोसा, क्लाइंट की हमने क्या देखी दोस्तों, वेजाइनल म्यूकोसा देखी, और उसका कलर कैसा है दोस्तों, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो रहा है उस पर। कैसा डिस्कलरेशन हो रहा है, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो रहा है। तो ये कौन सा साइन है ये बताना है आपको। व्हाट साइन शुड द नर्स डॉक्यूमेंट इन द क्लाइंट्स क्लिनिकल रिकॉर्ड। अब ऐसे तो लिखेगी नहीं वो कि भाई पर्पलिश डिस्कलरेशन, उसको साइन का नाम लिखना पड़ेगा कि ये कौन सा साइन है। तो आपको साइन का नाम लिखना है उसमें दोस्तों सॉरी, कि ये हैगार साइन है या फिर हैगार साइन है कि गुडेल साइन है कि चैडविक साइन है या फिर ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन है ये। तो चलो सारे ही करवा देता हूँ ना, इसी को क्यों देखें हम। ओसिएंडर साइन, ओसिएंडर साइन क्या होता है दोस्तों कि यूट्रस के अंदर जो सर्विक्स जो होता है, ठीक है, ये यूट्रस है, तो उसके अंदर जो सर्विक्स जो है, ये वेजाइना, ये सर्विक्स है। तो सर्विक्स के अंदर जो फोर्निक्स जो होते हैं, 4 फोर्निक्स होते हैं दोस्तों सर्विक्स के अंदर। ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं कई बार, कितने फोर्निक्स होते हैं, 4 फोर्निक्स होते हैं सर्विक्स के अंदर। 2 लेटरल होते हैं, 2 लेटरल होते हैं, एक एंटीरियर होता है, एक एंटीरियर, और एक क्या होता है दोस्तों, पोस्टीरियर होता है, एक पोस्टीरियर फोर्निक्स होता है। ये सर्विक्स के होते हैं, क्लिप्ट होते हैं, ठीक है, सर्विक्स क्या होते हैं, क्लिप्ट होते हैं। वेजाइन और सर्विक्स के बीच में जो सर्विक्स है वो नीचे की तरफ दसता है और वेजाइना थोड़ा सा ऊपर की तरफ ऐसे उठता है, तो वो बीच में क्या बन जाता है, एक पाउच बन जाता है, गैप बन जाता है। उसे हम किस नाम जानते हैं, उसे ही हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, फोर्निक्स के नाम से जानते हैं, उसे हम फोर्निक्स के नाम से जानते हैं। तो फोर्निक्स 2 लेटरल, एक एंटीरियर, एक, तो लेटरल जो फोर्निक्स है ना दोस्तों, उसके अंदर पल्सेशन फील होता है, ठीक है, क्या फील होता है, पल्सेशन, मतलब जैसे पल्स चलती है ना, हमारे को पल्स फील नहीं होती, तो वो पल्स फील होने लग जाती है किसके अंदर, लेटरल फोर्निक्स के अंदर। इसे हम किस नाम जानते हैं दोस्तों, ओसिएंडर साइन के नाम से जानते हैं। तो लिख लो, बस सिंपल से एक लाइन लिखो, सब में एक एक लाइन ही लिखूंगा, एक एक सेंटेंस लिखूंगा। फीलिंग ऑफ पल्सेशन, फीलिंग ऑफ पल्सेशन इन द lateral fornix, in the lateral fornix, बस। इसके बाद है दोस्तों हैगार साइन। हैगार साइन को 2 प्रकार से हम लिख सकते हैं, लेकिन अब यहां पर सिंपल लिख लो, जो स्थूमस जो स्ट्रक्चर है तो उसको सॉफ्टनिंग ऑफ, उसके अंदर सॉफ्टनिंग हो जाती है, तो सॉफ्टनिंग ऑफ द स्थूमस, इसको एलिसिट करने के लिए बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करना पड़ता है वैसे, ठीक है, मतलब कि बाई मैनुअल आपको क्या करना पड़ेगी, फिंगर इंसर्ट करनी पड़ेगी इधर से एब्डोमेन से, और दोनों फिंगर क्या हो जाती है दोस्तों, मिल जाती हैं, तो उसे हम किस नाम जानते हैं, हैगार साइन के नाम से जानते हैं। सिंपल से एक लाइन में याद रखो अभी तो, कि सॉफ्टनिंग ऑफ द स्थूमस, स्थूमू लिखिए, स्थूमस किस नाम से जाना जाता है दोस्तों, हैगार साइन के नाम से जाना जाता है। पिकासेक साइन, एक्चुअली में दोस्तों जब लेटरल इंप्लांटेशन होगा, जैसे मान लो यहाँ पर जाके इंप्लांटेशन हुआ, तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या हो जाता है, फिर्म हो जाता है, और ये क्या हो जाता है दोस्तों, सॉफ्ट हो जाता है। तो उसके कारण एक पार्ट फिर्म होना, एक पार्ट सॉफ्ट होना, इसके कारण थोड़ा सा क्या होगा कि जब यूट्रस में थोड़ी सी क्या होगा, तो साइज इंक्रीज होगा, तो क्या हो जाता है, एसिमेट्रिकल इनलार्जमेंट हो जाता है, एक साइड से ज्यादा इनलार्ज होगा, एक साइड से क्या होगा, कम इनलार्ज होगा। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, पिकासेक साइन के नाम से जानते हैं। जैसे जैसे बेबी ग्रोथ करेगा तो फिर वो वापस से क्या हो जाता है दोस्तों, नॉर्मल आ जाता है। तो लिखो एसिमेट्रिकल एनलार्जमेंट, asymmetrical enlargement of the uterus due to lateral implantation, गुडेल, गुड मतलब अच्छा, अच्छा मतलब सॉफ्ट, ऐसे याद रखो, गुड मतलब अच्छा, अच्छा मतलब सॉफ्ट। सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स, जो सर्विक्स है दोस्तों वो अगर सॉफ्ट फील होने लग जाए तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, गुडेल साइन के नाम से जानते हैं। जैसे नॉन प्रेग्नेंट है, एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो नॉन प्रेग्नेंट के अंदर क्या होता है दोस्तों कि जो सर्विक्स जो होता है वो टिप ऑफ द नोज की तरह फील होता है, जैसे आपकी नाक को फील करके देखो वैसा फील होगा, और प्रेगनेंसी के दौरान ये लिप्स की तरह फील होने लग जाता है, तो लिप्स तो सॉफ्ट होते हैं ना, इसलिए हम इसे किस नाम जानते हैं दोस्तों, ये गुडेल साइन कहलाता है। ये क्या कहलाता है, गुडेल साइन, इसलिए नहीं जाना जाता लेकिन इसे गुडेल साइन कहते हैं। सिंपल से एक सेंटेंस याद रख लेना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स। इसके बाद है नेक्स्ट चैडविक साइन। चैडविक साइन क्या होता है दोस्तों, देखो कई बार आपको ब्लूइश डिस्कलरेशन भी लिखा हुआ सकता है, ब्लूइश डिस्कलरेशन मतलब कि जो नॉर्मल कलर नहीं है वो हट गया तो वो ब्लूइश हो गया, उसी तो डिस बोल रहे हैं, डिस्कलरेशन मतलब जो असली में पहले जो कलर था वो नहीं है,
तो ये ब्लूइश कहलाएगा। तो ब्लूइश डिस्कलरेशन या पर्पलिश भी लिखा हुआ सकता है, कई बार वोयलेट भी लिखा हुआ आ जाता है इसमें। पर्पलिश डिस्कलरेशन, डिस्कलरेशन ऑफ वेजाइना एंड सर्विक्स। वेजाइना और जो सर्विक्स की जो म्यूकोसा है दोस्तों, उसका कलर कैसा हो जाता है, ब्लू या पर्पल होता है, पर्पल हो जाता है। क्या तो ब्लू आएगा ऑप्शन में या फिर पर्पल लिखा हुआ आएगा, ठीक है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, चैडविक साइन के नाम से जानते हैं। दिस साइन इज ऑल्सो नोन एज जैकविमर साइन, जैकविमर साइन। ज्यादा डिटेल में मत जाओ, बस एक ही मान लो दोस्त। तो चैडविक साइन और जैकविमर साइन क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ठीक है। बार बार रिपीट करने का कोई फायदा है नहीं यहाँ पे। बेलोटमेंट, बेलोटमेंट का मतलब क्या होता है दोस्तों कि हम क्या करते हैं, एलिसिट करवाते हैं, मूवमेंट को क्या करवाते हैं दोस्तों, फील करवाते हैं। तो इसे हम किस नाम जानते हैं, बेलोटमेंट के नाम से जानते हैं। दो प्रकार का होता है ये, एक एक्सटर्नल बेलोटमेंट और एक होता है दोस्तों इंटरनल बेलोटमेंट। एक्सटर्नल एंड इंटरनल बेलोटमेंट लगभग ये 20 वीक पे होता है दोस्तों, ये लगभग 16 से और 28 वीक के बीच में होता है। एक्सटर्नल बेलोटमेंट में क्या करते हैं दोस्तों कि जैसे बेबी है वो यूट्रस के अंदर है, तो यहां से जैसे बेबी इधर है तो हम यहां से क्या करेंगे दोस्तों, एक साइड से कंप्रेस करेंगे तो फिर बेबी एक पीछे हटेगा, फिर वापस से आता है, तो बेबी हमें क्या होता है, फील होता है। तो बेलोटमेंट मतलब एक तरह से तैरने से है, हिंदी में याद रखना, बेलोटमेंट मतलब क्या है, तैरने से है। कि बेबी को हम धक्का मारेंगे तो बेबी फ्लूइड के अंदर है, और फ्लूइड के अंदर कोई भी क्या होगा, खिसकेगा और फिर वापस से अपनी जगह पे आएगा। तो उसे हम किस नाम जानेंगे, एक्सटर्नल बेलोटमेंट। मतलब हमने बॉडी के अंदर कुछ नहीं किया, बॉडी के अंदर नहीं गए हम, तो ये क्या कहलाएगा, एक्सटर्नल बेलोटमेंट कहलाएगा। और इंटरनल बेलोटमेंट क्या होगा दोस्तों, इंटरनल का मतलब ये हो गया कि हम बाय मैनुअली हम फिंगर इंसर्ट करते हैं और फिर वहां पर क्या करते हैं दोस्तों, मूवमेंट करवाते हैं। तो मूवमेंट के कारण फिर बेबी उसमें क्या होगा, ऊपर जाएगा, इसमें बेबी क्या होगा, ऊपर जाएगा। अब ये मत कह देना कि इसके अंदर आप सर प्रेजेंटेशन तो आप वो बना रहे हो, वो सिर्फ समझाने के लिए है ना। ऊपर जाएगा और फिर वापस से जब नीचे आएगा तो वो क्या होता है दोस्तों, फील होता है। तो इसे हम किस नाम से जानते हैं, इंटरनल बेलोटमेंट के नाम से हम जानते हैं। इसके बाद है ब्रेस्टोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो ये इररेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस, स्पाज्मोडिक, नॉट रिलेटेड टू स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन, लिख लो स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन that don't cause cervix dilation, that don't cause cervix dilation। अभी समझा दूंगा, घबराने की जरूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है। इररेगुलर है, पता नहीं है कब आए, अभी आ रहे हैं, ज्यादा आ जाएं, कम आ जाएं, थोड़ा सा कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इसके बाद इनफ्रीक्वेंट है, फ्रीक्वेंसी इनकी कोई निर्धारित नहीं की जा सकती कि अभी आ रहा है नहीं आ रहा, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी भी इनकी अलग होती है, कभी ज्यादा आना कभी कम आना, तो ये सब होते हैं, ठीक है। इरेगुलर मतलब ज्यादा कम कम ज्यादा ये होना। इनफ्रीक्वेंट मतलब अभी आया फिर नहीं आया, फिर आया फिर नहीं आया, कितनी बार आया कुछ नहीं डिसाइड। पेनलेस है दोस्तों, पेन नहीं होता है लेकिन स्पाज्म फील होते हैं। क्या फील होते हैं, स्पाज्म फील होते हैं। और इनके कारण क्या नहीं होता दोस्तों, सर्विक्स का डायलेशन नहीं होता है। तो इसको हम किस नाम जानते हैं, ब्रेस्टोन कॉन्ट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। इसके बाद पाल्मर साइन, ये अर्ली प्रेगनेंसी में ही फील होता है, लगभग 10 वीक तक है ना, ज्यादा लेट प्रेगनेंसी हो जाती है तब फील नहीं होता है ये। और ये रेगुलर रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन ही है ये, और बाई मैनुअल एग्जामिनेशन के द्वारा ही फील कर सकते हैं इसको हम। वैसे मदर को भी फील नहीं होते हैं ये, ठीक है, ये मदर को फील हो सकते हैं ब्रेस्टोन। तो रेगुलर रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन, रिथमेटिक कॉन्ट्रैक्शन that can be felt by manual examination। मदर फील नहीं कर सकती है, इनको ध्यान रखना, बाई मैनुअल एग्जामिनेशन। और प्रेगनेंसी के शुरू में फील होते हैं, बाद में फील नहीं होते हैं ये, ठीक है। शुरू के अंदर क्या होते हैं, जब बाई मैनुअल एग्जामिनेशन करते हैं तो ये कॉन्ट्रैक्शन फील हो जाते हैं एग्जामिनर को, मदर को नहीं। और ये कैसे होते हैं, रेगुलर रिथमेटिक होते हैं, बाद में फिर ये गायब हो जाते हैं। ब्रेस्टोन कॉन्ट्रैक्शन थ्रू आउट प्रेगनेंसी रहते हैं, पूरी प्रेगनेंसी के दौरान रहते हैं, और ये मदर को भी फील होते हैं, लेकिन इररेगुलर, इनफ्रीक्वेंट और पेनलेस होते हैं, और स्पाज्मोडिक कॉन्ट्रैक्शन होते हैं। लेकिन इनके कारण सर्विक्स का डायलेशन नहीं होता है, इनके कारण भी सर्विक्स का डायलेशन नहीं होता, ये तो बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। तो आपको मैंने लगभग सारे साइन करवा दिए हैं ना। अब आ जाओ क्वेश्चन के ऊपर। अब इसमें तो 4 ही दे रखे हैं, तो मैं चाहता तो 4 ही बता देता आपको, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपको हर चीज़, आज की जो क्लास अगर मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई है तो आप इसको, अगर जब आप घर पे जाओ तो इसको अच्छे से आप मानो कि हाँ सर सच में इंपॉर्टेंट थी, आज की क्लास में बहुत मजा आया, हमें अच्छी लगी। तो हैगार साइन क्या है दोस्तों, हैगार साइन इज सॉफ्टनिंग, इधर लिख देता हूँ क्योंकि वहां पर हमारे शॉर्ट नोट डालेंगे हम। सॉफ्टनिंग ऑफ सर्विक्स, सॉफ्टनिंग ऑफ स्टोमस, सर्विक्स लिख दिया गया मैंने, स्टोमस। गुडेल साइन होता है सर्विक्स का।
ठीक है। वुडेल साइन सर्विक्स की सोपनिंग ऑफ सर्विक्स चैडविक साइन ये जो क्वेश्चन भी कह रहा है वही, ठीक है। और ब्रैक्सटोन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन वो मैंने आपको बता दिया, पूरी लंबा सा है ये, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, पेनलेस। ज़्यादा नहीं याद हो तो 2 चीज़ याद रख लेना बस, इर्रेगुलर और पेनलेस। ज़्यादा नहीं याद हो, आपको सर पूरा याद नहीं हो रहा स्पाज्मोडिक, इर्रेगुलर, इनफ्रीक्वेंट, तो एक चीज़ दो चीज़ ध्यान रख लेना कि इर्रेगुलर है और क्या है, पेनलेस है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा कि चैडविक साइन क्या होता है दोस्तों कि वेजाइनल म्यूकोसा या वेजाइना जो है उसका कैसे डिस्कलरेशन हो जाता है, पर्पलिश डिस्कलरेशन हो जाता है। तो उसे हम किस नाम से जानते हैं दोस्तों, उसे हम चैडविक या फिर जैकवेमर साइन के नाम से जानते हैं। चलो लिख लो, इसमें पर्पलिश ही लिख लेना, ब्रैकेट में लिख लेना आपको, पर्पलिश ब्रैकेट में लिख लेना, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ सर्विक्स एंड वेजाइना, वेजाइना एंड सर्विक्स लिखो, वेजाइना एंड सर्विक्स चैडविक ब्रैकेट में लिखना जैकवेमर साइन कहलाता है। चलो एक हिंदी का एक टर्म तो आ गया ना इसमें, फिर कहोगे सर हिंदी नहीं दी। जिस हिंदी के लिए आप हमेशा कहते रहते हो कि हिंदी में पढ़ाओ वो हिंदी नहीं दी आपने, तो हिंदी दे दी है मैंने, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया, एक सिंपल सा ही क्वेश्चन है ये, ज़्यादा टफ क्वेश्चन है नहीं। तो ये सारे साइन एक बार आप देख जरूर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे सामने, क्वेश्चन नंबर 73 कि व्हाट डज ए नर्स एक्सप्लेन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द कोज ऑफ हर फिजियोलॉजिकल एनीमिया। आ गया वो क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो क्वेश्चन आ गया है कि व्हाट, जो मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 1 में कहा था ना कि उसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, नेक्स्ट में हम बात करेंगे। तो व्हाट डज ए नर्स एक्सप्लेन टू ए प्रेग्नेंट क्लाइंट अबाउट द कोज ऑफ फिजियोलॉजिकल एनीमिया, कि भाई एक नर्स है ना, एक पेशेंट को बता रही है कि प्रेग्नेंट जो क्लाइंट है उसको बता रही है कि भाई फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों होता है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया का होने का क्या कारण है, क्या इरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज हो जाती है, या प्लाज्मा का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, या फिर आयरन का यूटिलाइजेशन क्या हो जाता है, कम हो जाता है, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बाय द लीवर क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। देखो पहली बात करते हैं हम दोस्तों, इरिथ्रोपोइसिस डिक्रीज हो जाती है, गलत है, एक कंसेप्ट ही गलत है। इरिथ्रोपोइस क्या होता है दोस्तों, आरबीसी का फॉर्मेशन। तो आरबीसी का जो फॉर्मेशन है दोस्तों वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हमने पढ़ा है एचआरबीपी, तो आर का मतलब लगभग 20 से 30% जो आरबीसी है दोस्तों वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। तो वो तभी बढ़ेंगी जब इरिथ्रोपोइसिस होगा, तो वो बढ़ जाती है, ठीक है। तो ये गलत हो गया। प्लाज्मा का वॉल्यूम क्या होता है, इंक्रीज। पहले अब उस कंसेप्ट को समझाता हूं। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आना चाहिए कि सर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है कि हीमोग्लोबिन भी बढ़ रहा है, आरबीसी भी आप कह रहे हो दोस्तों बढ़ रहा है, और आप कह रहे हो सर प्लाज्मा भी बढ़ रहा है, और आप कह रहे हो ब्लड भी बढ़ रहा है, लेकिन सर फिर क्यों सर क्यों एनीमिया हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया लिखो। तो सर फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों हो रहा है, फिजियोलॉजिकल एनीमिया क्यों हो रहा है। एक्चुअली दोस्तों प्रेगनेंसी के अंदर फ्लूइड का बॉडी में क्या होता है, रिटेंशन होता है। देखो आप समझो इस कंसेप्ट को, फ्लूइड का क्या होता है, रिटेंशन, मतलब बॉडी के अंदर ज्यादा मात्रा में क्या हो जाता है दोस्तों, फ्लूइड हो जाता है। और हमने खुद अभी देखा है कि प्लाज्मा भी क्या हो रहा है दोस्तों, बढ़ रहा है। प्लाज्मा क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो समझो पहले की कंडीशन मान लो, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, एक एग्जाम्पल सुनो कि मान लो कि 1 लीटर पानी है, 1 लीटर क्या है, वाटर है, और इस 1 लीटर वाटर के अंदर दोस्तों, एक लीटर वाटर के अंदर 100 ग्राम नमक है, 100 ग्राम क्या है, नमक है, NaCl है। तो लगभग कितना नमक हो गया, ये 10% हो गया। कितना नमक हो गया, लगभग ये 10% नमक हो गया दोस्तों, ठीक है। अब एक कंडीशन करो, आप एक काम करो, नमक को बढ़ाओ, नमक को क्या करो, बढ़ाओ। नमक को आप करो कितना, आप नमक को 200 ग्राम कर दो, एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूं मैं, फिर इन पे भी लूंगा एग्जाम्पल। 200 ग्राम नमक को कर दो, या 150 ग्राम करो, ज़्यादा नहीं बढ़ाओ क्योंकि फिर बराबर नहीं बढ़ा सकते ना, या फिर इसको ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। चलो इसको कर दो आप 200 ग्राम ही कर लो। नमक को हमने दुगना कर दिया, 100 ग्राम से कितना कर दिया, 200 ग्राम कर दिया। लेकिन जो वाटर जो है ना, वो हमने 1 लीटर से सीधा कितना कर दिया दोस्तों, 3 लीटर वाटर कर दिया। अब यहां पर भी नमक क्या हुआ है दोस्तों, बढ़ा है। तो इस हिसाब से
नमक का जो कंसंट्रेशन है दोस्तों, नमक का कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए आपके उस लॉजिक के अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पर 100 ग्राम नमक था, यहाँ पे 200 ग्राम कर दिया, मैंने तो दुगुना कर दिया, तो नमक का परसेंटेज तो ज्यादा होना चाहिए ना। लेकिन यहाँ पर परसेंटेज कितना था दोस्तों, 10% था। और यहाँ पर अगर आप 3 लीटर में 200 ग्राम नमक देखोगे तो कितना हो जाएगा, निकालो, मैथ निकालनी पड़ेगी आज कई दिनों बाद। 200 ग्राम 3 लीटर का, 3 लीटर 3000 ml मान लेता हूँ का कितना परसेंटेज होता है। तो x बराबर हो जाएगा 200 गुणा में 100 बटे में 3000। 2 0 से 2 0 देख लेना, मैं कहीं गलत नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। 3 0 कट कर देते हैं, ये 3 0 यहाँ पर हो गया 20, यहाँ पर 3 6 18, लगभग ऐसे मान लो आप, पूरा निकाल देता हूं, जब इतना ही कर दिया तो 2 लगभग 6.6, लगभग कितना आ गया, 6.6% आ गया। पहले 1 लीटर वाटर के अंदर, आपको इतना कंसेप्ट याद करने की जरूरत नहीं है कि आप इसको भी याद करने लग गए हो कि सर ने कैसे निकाला है ये, ठीक है, ये इतना करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना समझो कि पहले 1 लीटर के अंदर 100 ग्राम था तो 10% था, अब 100 ग्राम से हमने 200 ग्राम कर दिया, लेकिन उसके अकॉर्डिंग हमने वाटर भी बढ़ाया, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर हम अब नमक देखें पानी के अंदर तो वो क्या हो गया है दोस्तों, कम हो गया है। पहले कितना था, ये 10% था, और अब ये कितना बच गया, सिर्फ 6.6% बच गया। मतलब कि नमक क्या हुआ है दोस्तों, कम हुआ है। बस इतना सा समझो क्यों हुआ है, रीजन क्या है कि जितना नमक बढ़ा उससे ज्यादा क्या बढ़ा, पानी बढ़ा। आपको सर यहां भी तो आप 2 लीटर करो, 3 लीटर क्यों कर रहे हो, तो भाई बॉडी में भी यही होता है, जितना नमक बढ़ा उससे ज्यादा क्या बढ़ा दोस्तों, वाटर बढ़ा। अब बॉडी के अंदर भी यही होता है, क्या होता है, यहां पर है प्लाज्मा और यहां पर है आरबीसी सेल्स, मान लो आरबीसी में हीमोग्लोबिन है, यहां पर है प्लाज्मा और यहां पर है दोस्तों आरबीसी। तो जितना प्लाज्मा और आरबीसी पहले थे उसमें आरबीसी बढ़ती है, सही बात है, आरबीसी बढ़ती है, कितनी बढ़ती है, 20 से 30%। आरबीसी कितनी बढ़ती है दोस्तों, 20 से 30% बढ़ती है, अभी हमने पढ़ा है। लेकिन दोस्तों प्लाज्मा जो है वो कितना बढ़ता है, 40 से 50%। अरे भाई मैं वैसे नहीं लिख रहा कुछ भी, ये देखो, आ जाओ यहां पे आ जाओ, ये देखो आरबीसी 20 से 30% बढ़ रही है, प्लाज्मा 40 से 50%। ज्यादा कौन बढ़ रहा है, प्लाज्मा। ब्लड के अंदर सेल किस में रहती है, प्लाज्मा में। तो प्लाज्मा को वाटर की तरह मानो और नमक को आरबीसी की तरह मानो, या आरबीसी को नमक की तरह मानो। तो वो क्या बताना चाह रहा है कि आरबीसी तो बढ़ती है, लेकिन उसकी तुलना में जो वाटर जो कंटेंट है ब्लड का, या फिर हम कहें दोस्तों प्लाज्मा जो है वो क्या होता है, ज्यादा बढ़ता है। ये 20 से 30% ही बढ़ रही है, जबकि ये 40 से 50% बढ़ रहा है। तो उसके कारण से दोस्तों जब हम टोटल परसेंटेज निकालते हैं, उसके कारण से जब हम टोटल परसेंटेज निकालते हैं तो वो परसेंटेज क्या आती है दोस्तों, कम आती है। इसलिए आरबीसी की जो परसेंटेज है दोस्तों कम आएगी, हीमोग्लोबिन का जो लेवल आएगा वो क्या आएगा, कम आएगा। क्यों, क्योंकि प्लाज्मा का वॉल्यूम जितना बढ़ रहा है उतना वॉल्यूम किसका नहीं बढ़ रहा, आरबीसी और हीमोग्लोबिन का नहीं बढ़ रहा। इसे ही हम हीमोडाइल्यूशन के नाम से जानते हैं, इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, हीमोडाइल्यूशन के नाम से जानते हैं। कई बार आप एंडोक्राइनोलॉजी में भी ऐसे एग्जांपल पढ़ते हो दोस्तों कि जब बॉडी के अंदर फ्लूइड का रिटेंशन होता है तो उस फ्लूइड की रिटेंशन के कारण हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है, उसे हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया के नाम से जानते हैं। आप एग्जांपल पढ़ते होंगे, कई एंडोक्राइनोलॉजी में सिस्टम में आता है कि भाई फ्लूइड ज्यादा बढ़ गया तो साल्ट तो उतना ही है, ठीक है, सोडियम उसमें उतना ही है, लेकिन फ्लूइड ज्यादा होने के कारण सोडियम की जो अमाउंट है उसकी कंसंट्रेशन में क्या हो जाती है, कम हो जाती है, उसे हम डाइल्यूशनल हाइपोनेट्रीमिया कहते हैं। यहां पर भी वही कंडीशन है कि आरबीसी तो बढ़ी, हीमोग्लोबिन तो बढ़ी, लेकिन दोस्तों जो प्लाज्मा है वो उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ा। इसे ही हम किस नाम से जानते हैं, हीमोडाइल्यूशन के नाम से जानते हैं। अब आ जाओ पैक्ड सेल वॉल्यूम पे, मैंने कहा था वो भी वहीं पे बताऊंगा। पैक्ड सेल वॉल्यूम मैंने क्या बताया दोस्तों कि पहले वाला पैक्ड सेल वॉल्यूम और अब वाला। एग्जांपल के लिए मान लो कि पहले 1 लीटर था, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, और यहां पर क्या है दोस्तों, ये 1 लीटर की जगह कितना लीटर हो गया, 2 लीटर हो गया। मान लो कि यहां पर 1 लीटर के अंदर पैक्ड सेल वॉल्यूम में हम आरबीसी देखते हैं, या 1 लीटर के अंदर मान लो कि 50 आरबीसी थी, अब यहां पर 2 लीटर के अंदर मान लो 55 आरबीसी हैं। लेकिन दोस्तों अब देखो 1 लीटर में
50 होना और 2 लीटर में 55 होना। तो कुल मिलाकर आरबीसी का परसेंटेज क्या हुआ दोस्तों, कम हुआ। क्यों? प्लाज्मा ज्यादा बढ़ा। क्या हुआ दोस्तों? प्लाज्मा ज्यादा बढ़ा है। प्लाज्मा के ज्यादा बढ़ने के कारण किसकी तुलना में, हीमोग्लोबिन और आरबीसी की तुलना में पैक्ड सेल वॉल्यूम जो है दोस्तों वो क्या होगा, पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, कम होगा। पैक्ड सेल वॉल्यूम क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि पहले जो 1 लीटर वाटर था, 1 लीटर जो ब्लड था उसके अंदर वाटर कंटेंट कम था, उसे 1 लीटर के अंदर हम आरबीसी देख रहे हैं। अब उस 1 लीटर के अंदर वाटर क्या हो जाएगा दोस्तों, बढ़ जाएगा। इसलिए आरबीसी की जो परसेंटेज है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसलिए हम कहते हैं कि पैक्ड सेल वॉल्यूम और या हीमेटोक्रिट क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। इसे ही हम फिजियोलॉजिकल एनीमिया के नाम से जानते हैं। अब इतना मत समझ लेना कि सर कितना भी कम कर दो, मैं तो ये कहूंगा कि 9 ग्राम हीमोग्लोबिन हो गया फीमेल में तो मैं ये कहूंगा ये फिजियोलॉजिकल एनीमिया, तो मैं कहूंगा नहीं दोस्तों ये फिजियोलॉजिकल नहीं है, ये तो पैथोलॉजिकल रहेगा अगर 11 ग्राम से कम होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि फीमेल के अंदर 12 से 16 ग्राम होता है। लेकिन अगर दोस्तों 11 ग्राम से भी कम हो जाए, 11 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है, वो 11 ग्राम तक हो जाता है, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, फिजियोलॉजिकल एनीमिया कहलाएगा। लेकिन दोस्तों अगर 11 ग्राम से भी कम हो जाता है तो फिर ये फिजियोलॉजिकल नहीं होकर पैथोलॉजिकल बन जाएगा। ये प्रेगनेंसी के इफेक्ट के कारण नहीं है। फिजियोलॉजिकल एनीमिया का रीजन सिर्फ और सिर्फ क्या है कि प्रेगनेंसी के इफेक्ट के कारण, हीमोडाइल्यूशन के कारण हीमोग्लोबिन और आरबीसी की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है दोस्तों, कम हो जाती है। लेकिन अगर 11 ग्राम से भी कम हो जाएगा दोस्तों तो वो फिर डायरेक्टली एनीमिया ही होगा, पैथोलॉजिकल एनीमिया होगा, नहीं कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया होगा। ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया होगा। मैंने कोशिश की अच्छे से आपको समझाने की, फिर भी नहीं समझ में आया तो इसको पढ़ो और आगे बढ़ो। देखो क्या है, इरिथ्रोपोइसिस क्या हो रही है दोस्तों, डिक्रीज हो रही है। बिल्कुल गलत बात है। आरबीसी तो बढ़ रही है ना, तो मतलब इरिथ्रोपोइसिस बड़ी होगी तभी तो आरबीसी बड़ी होगी। तो आरबीसी क्या हो रही है दोस्तों, इंक्रीज हो रही है। प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बिल्कुल सही है, अभी पढ़ा है 40 से 50% क्या हो जाती है दोस्तों, इंक्रीज हो जाती है। यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन डिक्रीज नहीं होता है। यूटिलाइजेशन ऑफ आयरन क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। इसलिए ही प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की जो रिक्वायरमेंट है वो भी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। इसलिए ही प्रेगनेंसी के दौरान आयरन की टैबलेट दी जाती है। इसके बाद नेक्स्ट, क्योंकि 2 लोगों को चाहिए, मदर को भी चाहिए और बेबी को भी चाहिए। डिटॉक्सिफिकेशन बाय द लीवर इंक्रीज की, जो लीवर है डिटॉक्सिफिकेशन को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। किसी जो केमिकल्स जो टॉक्सिक हमारे बॉडी के अंदर बन गए उनको बाहर निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम डिटॉक्सिफिकेशन के नाम से जानते हैं। डिटॉक्सिफिकेशन पे कोई फर्क नहीं पड़ता, पहली बात। दूसरी बात, अगर डिटॉक्सिफिकेशन पे फर्क भी पड़ता तो उससे भी आरबीसी और हीमोग्लोबिन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए इससे भी हमारा कोई लेना देना नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों कि प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज हो जाती है। अब हम इसे लिख लेते हैं। अब हम इसे लिखेंगे, लिखो। प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने के कारण, फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने का कारण प्लाज्मा वॉल्यूम का इंक्रीज होना है। प्लाज्मा वॉल्यूम का बढ़ना है या इंक्रीज होना है, लिख लो, इंक्रीज होना है। प्लाज्मा वॉल्यूम का इंक्रीज होना है। ब्रैकेट में लिखो हीमोडाइल्यूशन। एक लाइन और लिख लो, इसी कारण पैक्ड सेल वॉल्यूम, ब्रैकेट में लिखो हीमेटोक्रिट कम हो जाता है। बस खत्म। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज सारे क्वेश्चन अच्छे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, द नर्स रिव्यूज द ब्लड टेस्ट रिजल्ट ऑफ ए क्लाइंट हु इज एट 24 वीक जेस्टेशन। एक क्लाइंट है, कितनी जेस्टेशन पे है दोस्तों, 24 वीक की जेस्टेशन के ऊपर है। विच फाइंडिंग शुड बी रिपोर्टेड टू द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें अगर आपको नहीं भी आता ना तो भी आप कर दोगे। देखो रिपोर्ट करने का मतलब यहां पर ध्यान रखना, एनक्लेक्स के अंदर कहीं भी रिपोर्ट आ गया ना तो रिपोर्ट नॉर्मल नहीं करते हैं। हमेशा हम किस चीज को रिपोर्ट करेंगे, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को, डॉक्टर को रिपोर्ट करेंगे तो एबनॉर्मल को करेंगे। अब उसको नॉर्मल जाके थोड़ी बताएंगे, पहले से एबनॉर्मल होता है फिर नॉर्मल होगा तो फिर भी आप जाकर बता दोगे। अब मान लो सब चीजें आप बताओ सर ये नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है, तो वो तो बताना कोई फायदेमंद है नहीं। तो क्या चीजें बताएंगे हम, एबनॉर्मल। तो ऐसे क्वेश्चन में जहां पर रिपोर्टेड लिखा है तो आपको ढूंढना है कि इन चारों में से क्या है दोस्तों एबनॉर्मल कौन सा। पहली चीज है दोस्तों प्लेटलेट जो है वो 2,30,000 है। 2,30,000 जो प्लेटलेट है दोस्तों हम जानते हैं कि 1.4 लाख टू 4 लाख
1.5 लाख से 4 लाख तक जो प्लेटलेट है दोस्तों वो क्या होती है, नॉर्मल हो जाती है। प्रेगनेंसी के दौरान ध्यान रखना लगभग 15% क्या हो सकती है, कम हो सकती है, या फिर नो चेंज भी हो सकती है। अगर आपको ऑप्शन में सीधा नो चेंज दे और अगर 15% के अलावा कुछ भी दे तो उसको मत मानना, सिर्फ क्या मानोगे, नो चेंज मानोगे। अगर सीधा ही ऑप्शन में 15% दे दे तब आप उसको मानोगे। तो पहली चीज ये हो गई कि भाई प्लेटलेट नॉर्मल है, तो इसको तो हमें बताने की कोई जरूरत है नहीं। इसके बाद है फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल जो है वो दोस्तों 90 mg/dl है। तो हम जानते हैं कि फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल है दोस्तों वो 70 से लेकर 99 तक है mg/dl। एनक्लेक्स मोस्बी के अंदर ये 70 से लेकर 105 दिया हुआ है, लेकिन आपको 70 से 99 याद रखना है, क्योंकि अमेरिकन जो डायबिटिक एसोसिएशन है वो एक बहुत बड़ी संस्था है जिसको इंडिया ने एक्सेप्ट कर रखा है। उसके अकॉर्डिंग भी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज जो लेवल है दोस्तों वो कितना होता है, 70 से 90 होता है। अगर 100 से लेकर एनक्लेक्स में क्वेश्चन भी दे रखा है, उन्होंने यहाँ पर उसको ये माना था, यहाँ पर 105 लिख दिया, वहां पर 100 जो दे रखा है ना दोस्तों उसको प्री डायबिटीज लिख रखा है, ठीक है। 100 से लेकर 125 तक प्री डायबिटीज होता है और उसके बाद में क्या होता है दोस्तों, डायबिटीज कहलाता है। फास्टिंग की बात कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज लेवल अगर 90 है दोस्तों तो वो तो क्या है, नॉर्मल है, ठीक है। 100 से 125 भी लिख लो, ये क्या कहलाएगा, प्री डायबिटिक, प्री डायबिटिक। और दोस्तों इसके बाद में मोर देन 125 है, 126 ही हो तो पेशेंट क्या कहलाएगा, डायबिटिक कहलाएगा। तो ये तो क्या है, नॉर्मल है। तो नॉर्मल चीज है दोस्तों, उसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। अभी बताया मैंने आपको, नॉर्मल को मत बताओ। व्हाइट ब्लड सेल काउंट दोस्तों 10,000 है, 10,000 में क्या गड़बड़ है, कुछ नहीं है, ठीक है। 4,000 से लेकर और अगर 11,000 तक भी है और प्रेगनेंसी के दौरान तो 20,000 तक भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको भी रिपोर्ट करने की जरूरत है नहीं। तो रिपोर्ट क्या करोगे दोस्तों, आप रिपोर्ट करोगे हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन यहाँ पर 10.8 है। अब वो कंसेप्ट होता है कि भाई फिजियोलॉजिकल एनीमिया होता है तो इसको भी नहीं करने की जरूरत थी, लेकिन मैंने बताया था कि फिजियोलॉजिकल एनीमिया तब तक ही कहलाता है जब तक हीमोग्लोबिन कहां तक रहे दोस्तों, 11 तक रहे। अगर 11 से कम आ रहा है तो वो नहीं कहलाएगा, 11 से कम आ रहा है तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एनीमिया कहलाएगा। तो उस फीमेल का हीमोग्लोबिन जो है, उस फीमेल का हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों वो कितना है, 10.8 है। WHO का क्लासिफिकेशन आपको जरूर याद रखना चाहिए एनीमिया का, वो क्राइटेरिया है, ये क्लासिफिकेशन मान लो या क्राइटेरिया मान लो कि क्या क्राइटेरिया दे रखा है। सिंपल सा याद रखना है, 13, 12 और 11। 13 का मतलब ये है दोस्तों कि मेल एडल्ट जो है, मेल एडल्ट के अंदर अगर 13 से कम होता है तो वो क्या कहलाएगा, एनीमिया कहलाएगा। और अगर फीमेल एडल्ट के अंदर, लेकिन यहां पर एक चीज ध्यान रखना, फीमेल एडल्ट है लेकिन नॉन प्रेग्नेंट है, क्या है ये, नॉन प्रेग्नेंट है, तो कितना कहलाएगा, 12। और अगर प्रेग्नेंट है तो 11, मतलब 11 से अगर नीचे हुआ तो वो क्या कहलाएगा दोस्तों, एनीमिया कहलाएगा। ये क्राइटेरिया जरूर ध्यान रखना। 13, 12, 11 का जो कंसेप्ट है वो बहुत ही मतलब कि याद भी हो जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है हमारे लिए। तो 13, 12, 11 वाला कंसेप्ट याद रखना। अब यहां पर ये हो रहा है तो इसका कारण ये मत लिख देना कि भाई हीमोग्लोबिन 10.8 हो गया तो ये हीमोडाइल्यूशन के कारण हो रहा है, नहीं हो रहा भाई। 11 तक होता तो मान लेते हैं कि हीमोडाइल्यूशन उसका कारण है, या प्लाज्मा वॉल्यूम का बढ़ना उसका कारण है। लेकिन यहां पर अगर 10.8 है तो ये एक कोई ना कोई पैथोलॉजिकल कंडीशन मानेंगे हम इस एनीमिया को, क्या मानेंगे, पैथोलॉजिकल कंडीशन मानेंगे। तो लिख लो अभी से भी, अब इसे वैसे लिखने की जरूरत है नहीं, लेकिन मैं ऐसे सेंटेंस लिखवाऊंगा आपको जो काम आएगा। क्वेश्चन लिखो, इसको हिंदी में लिखो कि प्रेगनेंसी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम होता है, 11 से कम होता है तो यह फिजियोलॉजिकल एनीमिया नहीं होगा, तो यह फिजियोलॉजिकल एनीमिया नहीं होगा, और इसे हेल्थ केयर प्रोवाइडर को रिपोर्ट करना जरूरी है, ब्रैकेट में आप चाहो तो 11 से कम में 10 क्वेश्चन करके और 10.8 लिख लेना कि क्वेश्चन के अंदर 10.8 ग्राम पर डीएल दे रखा है, ताकि आपको याद रहे कि उस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, 10.8 आएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5, आज का 5 और वैसे 75। एट हर फर्स्ट प्री नेटल विजिट ए क्लाइंट सेज टू द नर्स, ठीक है, एक पेशेंट नर्स को क्या कह रहा है कि आई गेस आई विल बी हैविंग एन इंटरनल एग्जामिनेशन टुडे, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है।
कि मुझे लगता है कि मेरा आज क्या होगा दोस्तों, इंटरनल एग्जामिनेशन होगा। व्हाट इज द नर्स बेस्ट रेस्पॉन्स, कि नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्स होगा। कोई भी पेशेंट है, ठीक है, वो किस पे आया है, पहली बार प्रीनेटल विजिट के लिए आया है, और वो नर्स को ये पूछ रहा है कि क्या मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन होगा आज, तो नर्स को उसे क्या कहना चाहिए, ठीक है, क्या कहना चाहिए। ये क्वेश्चन ऐसे होते हैं, इसमें आपको कंसेप्ट याद ही होना चाहिए, नहीं तो आप कोशिश करके भी याद नहीं रख पाओगे। पहला ऑप्शन क्या है कि यस एन इंटरनल एग्जामिनेशन इज डन एट द मदर्स फर्स्ट विजिट। देखो एनक्लेक्स ये कहता है, मोस्टली ये कहती है कि भाई इस दौरान जो क्लाइंट है ना उसको फियर हो सकता है, और फियर को दूर करने के लिए आपको ऐसे सेंटेंस यूज करने चाहिए जो कि ओपन कम्युनिकेशन को बढ़ावा देते हैं। ओपन कम्युनिकेशन का मतलब ये है कि जो पेशेंट है ना वो आगे और कुछ पूछे, ताकि उसका जो फियर एंजाइटी जो है ना वो दोस्तों क्या हो, कम हो। अब वो कह रहा है कि इस सेंटेंस में उसने कहा कि हाँ होगा, आगे पेशेंट कुछ पूछेगा ही नहीं, हाँ होगा तो ठीक है। तो इसलिए ऐसे जो सेंटेंस है दोस्तों वो यूज नहीं करने चाहिए जो कि किसी भी कन्वर्सेशन को क्या कर देते हैं दोस्तों, बंद कर देते हैं। किसी भी कन्वर्सेशन को क्या कर देते हैं दोस्तों, बंद कर देते हैं। इसलिए ये क्या हो जाएगा, गलत आंसर हो जाएगा। दूसरा है कि जो नर्स है उसको और भी चीज पूछ सकती है वो, कि कभी आप कहीं गए हो, कभी हॉस्पिटल में गए हो, कहीं इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ है, तो क्या उससे फिर वो उसको और आगे क्या मिलेगा कि भाई इसको कितना समझाना है कितना नहीं है। तो प्रीवियस नॉलेज को जानना भी जरूरी है, ओपन कम्युनिकेशन होना चाहिए। और प्रीवियस नॉलेज क्या है उसकी, प्रीवियस नॉलेज क्या है। अब प्रीवियस नॉलेज में जब नर्स उससे क्वेश्चन पूछेगी तो वो बताएगा तो वैसे भी कम्युनिकेशन क्या होगा दोस्तों, स्टार्ट होगा। और कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तो दोनों के कारण क्या होगा, फियर और एंजाइटी क्या होगी दोस्तों, कम होगी। फियर और एंजाइटी क्या होगी, दोनों के कारण कम होगी, फियर एंजाइटी कम होगी। इसलिए ये ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। दूसरा, आर यू फियरफुल ऑफ हैविंग एन इंटरनल एग्जामिनेशन डन, कि आपको क्या लग रहा है, क्या आपको डर लग रहा है, तो डायरेक्टली पेशेंट को ऐसे बताना कि आपको डर लग रहा है, ये पेशेंट के डिस्कंफर्ट को और एनकरेज करता है। दूसरा, हम प्री सपोज कर रहे हैं, हम पहले से खुद ही अनुमान लगा रहे हैं कि पेशेंट डिस्कंफर्ट पे है। पेशेंट हो सकता है मान लो हो नहीं हो, उसको फियरफुल हो या नहीं हो, लेकिन हम इसको प्री सपोज नहीं कर सकते हैं, पहले से हम अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा दोस्तों, गलत हो जाएगा। थोड़ा सा अजीब क्वेश्चन है ये। इसके बाद नेक्स्ट, हैव यू एवर हैड एन इंटरनल एग्जामिनेशन डन बिफोर, क्या तुम्हारा कभी भी कोई इंटरनल एग्जामिनेशन पहले हुआ है। तो यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये हर उस पैरामीटर को पूरा कर रहा है जो मैंने आपको बताया है। पहला पैरामीटर क्या है दोस्तों, क्योंकि उसे अगर उसे इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में बताना होगा तो ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रीवियस नॉलेज कैसी है, ताकि उसको और अच्छे से एक्सप्लेन करे या कम करे, ज्यादा करे, उसी पे डिपेंड करेगा। अगर उसने मान लो कभी करवाया नहीं है तो उसको और अच्छे से बताना पड़ेगा, अगर करवाया है तो वो उसको उस तरीके से बताएगी। दूसरा पैरामीटर क्या है दोस्तों, ओपन कम्युनिकेशन का क्वेश्चन है ये। उससे जो वो पेशेंट अपनी फीलिंग्स बताएगा तो उसका फियर क्या होगा दोस्तों, कम होगा। तो इसलिए ऐसे जो क्वेश्चन हैं वो पूछने चाहिए उस दौरान, ठीक है। तो ये आंसर हमारा सही है। नेक्स्ट, यस ए स्लाइटली अनकंफर्टेबल इंटरनल एग्जामिनेशन मस्ट बी डन, तो वो भी ये और पहला ऑप्शन बिल्कुल एकदम सेम ऑप्शन है कि ये कम्युनिकेशन को वहीं की वहीं क्या कर देते हैं, ब्लॉक कर देते हैं कि हाँ होगा, और ये उसको डरा उड़ रही है पहले से कि स्लाइटली क्या होगा, अनकंफर्टेबल होगा। थोड़ा सा क्या होगा, स्लाइटली मतलब थोड़ा सा क्या होगा, ये अनकंफर्टेबल होगा। इसलिए ऐसे जो जवाब है दोस्तों वो भी नहीं देने चाहिए। तो नर्स का ऐसा क्या रेस्पॉन्स होना चाहिए, जब वो पूछे कि मेरा इंटरनल एग्जामिनेशन होगा तो उसे पूछा जाना चाहिए कि क्या आपका पहले कभी इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ है। चलो लिख लेते हैं। देखो, जब कभी कोई मरीज नर्स से ये पूछे कि क्या मेरा इंटरनल एग्जाम होगा, कि क्या मेरा इंटरनल बोर्ड फिजिकल एग्जामिनेशन लिखना आप, कि क्या मेरा इंटरनल फिजिकल एग्जामिनेशन, क्योंकि वहां पर तो क्वेश्चन से समझ गए आप, यहाँ समझ नहीं पाओगे ना। फिजिकल एग्जामिनेशन होगा तो नर्स को उसे पूछना चाहिए कि क्या आपका पहले कभी कोई इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ है, इंटरनल
एग्जामिनेशन हुआ है, इससे एक ओपन कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा, ओपन कम्युनिकेशन स्टार्ट होगा तथा नर्स को प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी पता लगेगा, प्रीवियस नॉलेज के बारे में भी पता लगेगा, इसके बारे में भी पता। एक बार लिख लो आप, मुझे पता है कि थोड़ा सा इधर हो गया हूँ मैं, लिखा नहीं होगा आपने, लिख लो इसको एक बार आप। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में लिख लेना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो जीटीपीएल का आ गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई सारे एग्जाम में हमारे क्वेश्चन आते हैं, तभी ये क्लास सबसे इंपॉर्टेंट क्लास कही थी मैंने, क्योंकि इस क्लास में हर चीज मिल गई आपको जो चाहिए, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, कई सारे टॉपिक्स इंक्लूड कर दिए इन्होंने। देखो जीटीपीएल में आपको करना क्या है, क्वेश्चन क्या है बाद में पढ़ेंगे, हमें पता है पढ़ना है। जीटीपीएल के अंदर पहले तो सबको लिख लेना है जीटीपीएल, पहले इनको समझना जरूरी है। जी मतलब है दोस्तों ग्रेविडा, कि मतलब कितनी बार क्या हुई है, प्रेगनेंसी हुई है। अब कुछ चीजें बताऊंगा जहां से गलती होती है। यहां पे है टर्म, यहां पे है प्री टर्म, यहां पे है अबॉर्शन और यहां पे है लिविंग चिल्ड्रन। अब गलती यहां पे और यहां पे होती है मेनली, टर्म, प्री टर्म और ग्रेविडा। अबॉर्शन और लिविंग चिल्ड्रन में बहुत कम गलती होती है। लिविंग चिल्ड्रन में क्या गलती होती है वो भी बताऊंगा। एक्चुअली में टर्म और प्री टर्म को है ना बच्चे मान लेते हैं, जबकि ये टर्म और प्री टर्म क्या है दोस्तों, प्रेगनेंसी है। प्री टर्म प्रेगनेंसी, मतलब क्या गलती करते हैं, बच्चे मानने का मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं, जैसे क्वेश्चन भी दे दिया उसने कि ट्विंस हैं, तो वहां पर ट्विंस में वो टर्म में 2 लिख देंगे कि भाई 2 बच्चे हुए हैं ट्विंस, 2 टर्म पे हुए हैं। तो प्रेगनेंसी दोस्तों एक थी, वो प्रेगनेंसी क्या थी, वो एक थी, तो यहां पर आप 2 नहीं लिखोगे। अगर ट्विंस हुए भी हैं, 2 बच्चे भी हुए हैं दोस्तों, तो भी उसकी प्रेगनेंसी एक थी, उसकी टर्म प्रेगनेंसी भी एक थी, और अगर प्री टर्म हुए हैं तो प्री टर्म भी वो एक कहलाएगा। तो आपको ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर प्रेगनेंसी है। बच्चे यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर देते हैं कि उसको वो टर्म बच्चे मान लेते हैं, चाइल्ड मान लेते हैं, प्री टर्म भी चाइल्ड मान लेते हैं। उसने दे दिया कि एक ट्विंस हुए तो यहाँ पर 2 लिख देंगे, तो वो क्या है, गलती है, ऐसा नहीं करना है। लिविंग चिल्ड्रन में क्या करते हैं, यहाँ पर तो बच्चे लिख देंगे, उसको ग्रेविडा में काउंट नहीं करेंगे, तो उसको ग्रेविडा में भी काउंट करना जरूरी है। तो ऐसी गलतियां आपको नहीं करनी है। अब आपको करना कैसे ऐसे क्वेश्चंस को, तो मैं सिंपल सी टेक्निक ये मानता हूं कि हर सेंटेंस को पढ़ो और जो सेंटेंस जो बोल रहे हैं ना उसको लिखते जाओ और फिर बाद में जोड़ते जाओ और लास्ट में फाइनल आंसर ले आओ। कैसे, लिखो। पहला सेंटेंस क्या कह रहा है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट इज मेकिंग हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट। पहली बार ये एंटीपार्टम विजिट पे है इस प्रेगनेंसी में, ठीक है। ए क्लाइंट इज मेकिंग हर फर्स्ट एंटीपार्टम विजिट। अब एंटीपार्टम विजिट के लिए कौन आएगी, प्रेग्नेंट लेडी आएगी, तो मतलब कि अभी वो क्या है, प्रेग्नेंट है। 1 ग्रेविडा लिख दिया। क्या इससे हमें और किसी चीज का पता चल रहा है, टर्म, प्री टर्म, अबॉर्शन, लिविंग चिल्ड्रन, नहीं। तो यहां पर 1 लिख दो आप। इक्वल लिख के लिखता हूं थोड़ा सा आपको साफ साफ दिखे, दूसरे पेन से लिखता हूं। तो ग्रेविडा कितना हो गया, यहां पे 1 हो गया इस सेंटेंस से। इसके बाद सी हैज ए 2-year-old सन बोर्न एट 40 वीक्स। आगे मत जाओ, बस यही रहो। एक बच्चा है तो प्रेगनेंसी हुई होगी, किस पे हुई होगी, 40 वीक पे, तो टर्म पे हुई होगी। और वो रखती है तो उसका मतलब उसका क्या है, ये लिविंग चिल्ड्रन है, उसका है। वो कह रही है सी हैज ए 2-year-old सन बोर्न एट 40 वीक। तो यहां पे भी आएगा, ग्रेविडा में भी आएगा, टर्म प्रेगनेंसी में भी आएगा और लिविंग चिल्ड्रन में भी आएगा। नेक्स्ट सेंटेंस, ए 5-year-old डॉटर बोर्न एट 38 वीक। एक 5 साल की और लड़की है, लो भाई, एक टर्म पे है, क्यों, क्योंकि कितना वीक लिखा हुआ है, 38 वीक लिखा हुआ है, लो भाई टर्म पे है, और लिविंग चिल्ड्रन है, ये लो। प्री टर्म अबॉर्शन का भी कोई यूज नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन पढ़ो, सेंटेंस पढ़ो, 7-year-old ट्विन डॉटर्स। देखो आ गया ना ट्विन, यहां गलती होती है, बोर्न एट 35 वीक। अब देखो 7-year ट्विन डॉटर, 7 ईयर, तो एक तो क्या हो गया दोस्तों, यहां पे ग्रेविडा हो गया। दूसरा 7-year ट्विन डॉटर बोर्न एट 35 वीक, तो टर्म पे तो आएगा नहीं, तो प्री टर्म पे आएगा। लेकिन लिविंग चिल्ड्रन कितने होंगे, ट्विन डॉटर हैं तो 2 हैं यहां पे,
यहाँ पे लिविंग चिल्ड्रन में प्रेगनेंसी थोड़ी काउंट होगी, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे दोस्तों, ये 2 हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाओ, सी हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। अब अबॉर्शन करवाया होगा तब भी प्रेग्नेंट तो हुई है ना, ठीक है। इसको कई बार पिको पारिटी भी मान लेते हैं, वो भी गड़बड़ कर देते हैं, तो वो भी गलती मत करना। ये गलती ये करते हैं कि पिको पारिटी मान लेते हैं। मैं सारी गलतियां बताता हूँ कि एक स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। चलो इस पे आओ, सी हैड ए स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, तो मैंने वो लिख दिया यहाँ पे कि ग्रेविडा हो गई। दूसरी बात दोस्तों, क्या वो टर्म आएगा, प्री टर्म आएगा? नहीं, क्या आएगा, अबॉर्शन आएगा। लो जी, अबॉर्शन आ गया। लिविंग चिल्ड्रन में आएगा? नहीं आएगा। इसके बाद क्या लाइन है, यूजिंग द जीटीपीएल फॉर्मेट यूज करो, बस खत्म करो काम को। तो यहां पर कितने हो गए, 1 2 3 4 5। इससे क्या हर सेंटेंस में मिल जाता है, गलती भी नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद टर्म प्रेगनेंसी कितनी है, तो टर्म प्रेगनेंसी 2 है। प्री टर्म प्रेगनेंसी कितनी है, 1 है। अबॉर्शन कितना है, 1 है। लिविंग चिल्ड्रन कितने हैं, 4 हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर, 5 2 1 1 4। 5 2 1 1 4 विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जिस लेवल का है ना, मैं ये मानता हूं कि इससे नीचे नीचे के लेवल के क्वेश्चन रहते हैं। तो अगर आपने ये पढ़ लिया तो इसका मतलब ये कंफर्म है कि आप जीटीपीएल के जितने भी जो क्वेश्चन है ना बाकी के कर दोगे। बस गलतियां जहां जहां बताइए ना वो मत करना। टर्म में बच्चे मत लिख देना, प्री टर्म में बच्चे मत लिख देना, और लिविंग चिल्ड्रन में अगर ट्विन दे रखे तो लिखना, ठीक है। और ग्रेविडा के अंदर भी बच्चे लिखना, प्रेगनेंसी लिखनी है। अगर ट्विन भी है तो भी एक ही प्रेगनेंसी रहेगी, ठीक है। इन चीजों की गलती मत करना। एक प्री टर्म को पारिटी मत लिख देना कि पारिटी समझ के वहां पर लिखा हुआ आ जाए और आप कुछ गड़बड़ कर दो, उसको काउंट ही नहीं करो, तो वो मत करना, ठीक है। तो ये हमारा जीटीपीएल हो गया। अब इसमें तो क्या लिखाऊंगा, इसमें तो मैं आपको सिंपल से लिख लो, जीटीपीएल की फुल फॉर्म लिख लो, बस जी फॉर ग्रेविडा लिख लो। ये 2-3 रूल लिख लो जो मैं बता रहा हूं वही लिख लो। चलो मैं लिखवाता हूं, वो लिखो आप, छोड़ो। लिखो, जीटीपीएल में, जीटीपीएल में जी मीन्स ग्रेविडा, जी मीन्स ग्रेविडा, टी मीन्स टर्म प्रेगनेंसी लिखना, टर्म प्रेगनेंसी, पी मीन्स प्री टर्म प्रेगनेंसी, प्री टर्म प्रेगनेंसी, ए मीन्स अबॉर्शन, ए मीन्स अबॉर्शन। अबॉर्शन के अंदर भी एक ही आएगा। अगर ऐसे आ जाए कि भाई 2 बच्चे थे उसके और फिर वो अबॉर्ट कर दिया तो भी वो रहेगा एक ही, है ना। और एल फॉर, एल मीन्स लिविंग चिल्ड्रन होता है, एल मीन्स लिविंग चिल्ड्रन होता है। देखो, अगर बेबी ट्विंस भी हो, अगर बेबी ट्विंस भी हो, ट्विंस भी हो तो भी टर्म एंड प्री टर्म में, टर्म एंड प्री टर्म में, टर्म प्री टर्म और ग्रेविडा भी लिख लो, ग्रेविडा में, ग्रेविडा में एक ही काउंट करेंगे, एक ही काउंट करेंगे। बस वो रूल लिखा दे जो भूलते हो आप, थोड़ा सा याद रह जाएगा आपको इससे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नर्स इज असेसिंग ए प्रेग्नेंट क्लाइंट ड्यूरिंग द 3rd ट्राइमेस्टर। एक नर्स असेस कर रही है, कौन सी ट्राइमेस्टर के अंदर, 3rd ट्राइमेस्टर के अंदर असेस कर रही है। व्हाट क्लिनिकल फाइंडिंग इज एन एक्सपेक्टेड रेस्पॉन्स टू द प्रेगनेंसी, कि भाई इनमें से ऐसी कौन सी चीज है दोस्तों जो प्रेगनेंसी के दौरान दिखाई देती है। ये कह रहा है ऐसी कौन सी चीज है जो प्रेगनेंसी के अंदर क्या होती है दोस्तों, दिखाई देती है। टैकीकार्डिया दिखाई देता है, डिजनिया दिखाई देता है, प्रोग्रेसिव डिपेंडेंट एडिमा दिखाई देता है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन है, ठीक है। और एक्सपेक्टेड मतलब नॉर्मल है, यहाँ पे एक्सपेक्टेड मतलब दिखाई देता ही है, मतलब कि एक तरह से आप ये मान लो कि नॉर्मल है। तो हमें एक नॉर्मल चीज ढूंढनी है और बाकी की चीजों को क्या करना है दोस्तों, घटाना है। तो 3 चीजें देखो आपके सामने है, हार्ट रेट इंक्रीज होती है, स्ट्रोक वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और अगर दोनों इंक्रीज होंगे तो कार्डियक आउटपुट इंक्रीज होना तो स्वाभाविक है, क्योंकि कार्डियक आउटपुट होता ही है इनका मल्टीप्लिकेशन। तो ये 17% इंक्रीज होती है, ये 27% इंक्रीज होता है, और ये लगभग 40% इंक्रीज होता है। 17, 27 और 40% क्या होता है, इंक्रीज होता है। बीपी के बारे में पूछे तो बीपी के अंदर क्या तो कोई चेंज नहीं होगा, नो चेंजेज। अगर कम भी होगा दोस्तों तो डायस्टोलिक जो बीपी है, डायस्टोलिक जो बीपी है दोस्तों, वो डायस्टोलिक बीपी क्या हो सकता है, डायस्टोलिक बीपी
डिक्रीज हो सकता है, इंक्रीज तो फिर भी नहीं होगा। डायस्टोलिक बीपी क्या हो सकता है, कम हो सकता है, या तो कोई चेंज नहीं रहेगा या फिर गिरेगा तो डायस्टोलिक जो बीपी है वो कम होगा। ठीक है, अब यहां पर एक टर्म है हार्ट रेट 17% इंक्रीज होती है, और यहां पर एक ऑप्शन है टैकीकार्डिया। तो आप कहोगे कि सर इसका आंसर टैकीकार्डिया होगा, क्योंकि आपने खुद ही कहा है कि हार्ट रेट इंक्रीज होती है। मैंने खुद नहीं कहा भाई हार्ट रेट क्या होती है, इंक्रीज होती है, और मैंने कहा कि इसमें से नॉर्मल फाइंडिंग कौन सी है, तो आपको सर टैकीकार्डिया है, आपने कहा कि हार्ट रेट इंक्रीज होती है। तो दोस्तों ध्यान रखना, हार्ट रेट जो है ना इंक्रीज जरूर होगी, लेकिन वो 60 से और 100 के पैरामीटर को क्रॉस नहीं करेगी। मतलब कि टैकीकार्डिया क्या होता है, जो हार्ट रेट जो है वो कितने से कितने तक रहे, 100 से ज्यादा हो, 100 बीट्स पर मिनट से क्या हो दोस्तों, ज्यादा हो, तब क्या कहलाएगा, टैकीकार्डिया कहलाएगा। लेकिन यहां पे हार्ट रेट इंक्रीज जरूर हो रही है 17%, लेकिन फिर भी वो 100 को क्रॉस नहीं करेगी, इसलिए टैकीकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा, टैकीकार्डिया देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान रखना। चलो वापस आएंगे बाकी के ऑप्शंस बाद में, और चीजें पढ़ लेते हैं। तो इनको याद करने के लिए याद रख लो कि तीनों बढ़ते हैं, और ये फॉर्मूला याद रख लो 17, 27 और 40, 17, 27, 40 बस, और तीनों बढ़ाने हैं, कम भी कुछ नहीं करना। कुछ और ऑप्शंस पूछ सकता है। एपेक्स बीट है दोस्तों, वो शिफ्ट हो जाती है कहां पे, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस से में लगभग 2.5 सेंटीमीटर लेफ्ट साइड में, लेफ्ट मिड क्लेविकुलर लाइन, मिड क्लेविकुलर लाइन। ठीक है, ये जो क्लेविकल है, ये क्लेविकल है, इसकी बिल्कुल बीच की जो लाइन है ये क्या कहलाती है, मिड क्लेविकुलर लाइन होती है। तो उससे कितना शिफ्ट हो जाती है, लगभग 2.5 सेंटीमीटर शिफ्ट हो जाती है। और कौन से इंटरकोस्टल स्पेस में दिखाई देती है, ये फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में दिखाई देती, फोर्थ इंटरकोस्टल स्पेस में सुनाई देती है, दिखाई नहीं सुनाई देती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों इसके अंदर दे रखा है सिस्टोलिक मरमर। मतलब अगर ये क्वेश्चन आए कि भाई सिस्टोलिक मरमर प्रेगनेंसी के दौरान एक फीमेल के अंदर देखा गया, तो क्या आप इसे रिपोर्ट करोगे, तो कहोगे नहीं। ये क्या होती है दोस्तों, सिस्टोलिक मरमर साउंड कैन बी लिसन, ये सुनाई दे सकती है, सिस्टोलिक जो मरमर साउंड है वो सुनाई दे सकती है। इसका रीजन ये माना गया है कि ब्लड की जो विस्कोसिटी है ना, जो ब्लड का गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो इसके कारण सिस्टोलिक मरमर साउंड क्या हो सकती है दोस्तों, सुनाई दे सकती है। किस पे, लगभग एपिकल और पल्मोनरी एरिया पे, एपिकल एंड पल्मोनरी जो एरिया है ना, वहां पे ये सुनाई दे सकती है। तो सिस्टोलिक मरमर भी सुनाई दे सकती है। इसके बाद है मेमरी मरमर, मेमरी मतलब मेमरी ग्लैंड, मतलब ब्रेस्ट लगभग। तो सेकंड, और इसको हम हिसिंग मरमर भी बोलते हैं, इसका एक नाम हो रहा है दोस्तों हिसिंग मरमर। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है, जो मेमरी जो वेसल्स होती है ना, उनका ब्लड फ्लो क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। तो इंक्रीज ब्लड फ्लो टू मेमोरी वेसल्स, ब्लड फ्लो टू मेमरी वेसल्स। तो मेमरी जो वेसल्स होंगी वहां पर जो ब्लड फ्लो होगा वो क्या हो जाता है दोस्तों, इंक्रीज हो जाता है। ब्लड फ्लो क्या हो जाता है, मेमरी वेसल्स का इंक्रीज हो जाता है। तो उसके कारण से वहां पर हमें क्या सुनाई देती है, साउंड सुनाई देती है। लगभग सेकंड एंड थर्ड जो इंटरकोस्टल स्पेस है दोस्तों, उसके अंदर ये साउंड हमें सुनाई देती है। और इसका सुनना भी, अगर ये सुनाई देती है तो वो भी क्या होगा दोस्तों, नॉर्मल होगा, वो भी क्या होगा, नॉर्मल होगा। ठीक है, मैं इसलिए बता रहा हूं कि कोई ऑप्शन में आपको पता होने चाहिए कि भाई कम से कम है तो सही है, आपको रीजन नहीं पता हो तो ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई मेमरी मरमर होती है, सिस्टोलिक मरमर है वो भी सुनाई देती है, तो ये सुनाई दे सकते हैं, इनको आप एबनॉर्मल मत मानना। ठीक है, बस यही मैं आपको बताना चाह रहा था। चलो वापस आ जाओ क्वेश्चन पे। इसके बाद इसमें दे रखा है दोस्तों डिजनिया एट रेस्ट, डिजनिया एट रेस्ट, रेस्ट के ऊपर तो डिफिकल्टी होती ही नहीं है फीमेल को। ठीक है, हाइपोटेंशन जरूर हो सकता है सुपाइन पोजीशन में, वो भी रेस्ट का मतलब सुपाइन पोजीशन नहीं होता। तो ये ऐसे लिख दे कि रेस्ट सर सुपाइन पोजीशन हो गया, नहीं, फीमेल को हम पहले ही कह देते हैं कि भाई आपको सुपाइन पोजीशन में रेस्ट नहीं करना है। तो डिजनिया डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग होता है, जो कि रेस्ट के ऊपर नहीं दिखाई देता। प्रोग्रेसिव डिपेंडेंट एडिमा, ये वाला जो एडिमा है मतलब कि ज्यादा डिपेंडेंट होता जा रहा है प्रोग्रेशन के साथ में, जैसे जैसे प्रेगनेंसी प्रोग्रेसिव हो रही है उसके साथ में और बढ़ रहा है, वेट गेन के साथ में बढ़ रहा है, तो वो एडिमा क्या हो रहा है दोस्तों, ज्यादा हो रहा है। तो ऐसा एडिमा देखने को नहीं मिलता, लेग के अंदर एडिमा देखने को मिल सकता है सिर्फ, पूरा जनरलाइज नहीं होगा, पूरी बॉडी के अंदर प्रोग्रेसिव डिपेंडेंट नहीं होगा। तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। तो राइट क्या होगा, जो बच गया वो राइट होगा। भाई कुछ काम आप ज्यादा एक्टिविटी करो, एक्सर्शन का मतलब दोस्तों एक्टिविटी करना, एक्टिविटी करने के कारण क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है।
एक्टिविटी करने के कारण क्या हो सकता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा दैट विल बी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन। अब आप में से कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कि सर इसका आंसर क्या होगा, तो पिछली क्लास आप देख लेना, उसमें मैंने ये बता रखा है कि जो डायफ्राम है वो ऊपर की तरफ 4 सेंटीमीटर अपवर्ड क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो इसके कारण क्या होगा दोस्तों, शिफ्ट होने के कारण जब ऊपर की तरफ होगा तो टोटल लंग्स की जो कैपेसिटी है वो 4200 ml से घटकर 4000 ml ही रह जाती है। और अगर वो कम होगी टोटल लंग कैपेसिटी तो थोड़ा सा क्या हो सकता है, पेशेंट को शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो सकता है जब वो क्या करेगा, कोई एक्टिविटी करेगा, एक्सर्शन करेगा। रेस्ट के दौरान ये दिखाई नहीं देता है। चलो लिख लो। लिखो इसको। प्रेगनेंसी के दौरान काम करने के दौरान ब्रैकेट में लिखना एक्सर्शन, ताकि आपको पता तो रही। ऑप्शन आए फिर अब पता ही नहीं है, काम करने के दौरान रट गए और ऑप्शन इंग्लिश में आ रहा है। तो लिखो प्रेगनेंसी के दौरान काम करने के दौरान, या प्रेगनेंसी में काम करने के दौरान, थोड़ा सा हिंदी का सेंटेंस तो सही करते हैं। प्रेगनेंसी में काम करने के दौरान शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ होना, एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग है। एक एक्सपेक्टेड फाइंडिंग। इसको लिख लो एक बार। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि सबसे अच्छा क्वेश्चन है इस पूरी क्लास का। ए प्रेग्नेंट वुमन रिपोर्ट्स नोजिया एंड वोमिटिंग ड्यूरिंग हर फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, एक प्रेग्नेंट वुमन है दोस्तों, वो क्या किस चीज की कंप्लेन कर रही है, नोजिया और वोमिटिंग की कंप्लेन कर रही है कि उसके फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर उसको क्या हो रही है, नोजिया और वोमिटिंग हो रही है। एंड इंक्रीज इन विच हार्मोन, आपको हार्मोन बताना है जिसके कारण प्रेगनेंसी में नोजिया एंड वोमिटिंग होती है। जिस बच्चे को ये क्वेश्चन भी नहीं आता तो उसको कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये क्वेश्चन ओबीजी का सबसे सिंपल क्वेश्चन है। ये हर एक आदमी को पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आज इसके बारे में अच्छे से पढ़ते हैं कि इसके अंदर क्या क्या होता है, पूरा अच्छे से पढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा दैट विल बी कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है दोस्तों, उसके बारे में पूरा ही पढ़ लेते हैं। एक्चुअली में इसे हम एससीजी बोलते हैं, यहां पर शॉर्ट में लिख दिया आपको डराने के लिए, क्योंकि आपको पूरा लिख देते तो आपको याद आ जाता। कई बार बच्चा याद ही नहीं कर पाता कि ये तो मेरा पढ़ा हुआ है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन है सर। तो यहां पर दोस्तों एससीजी हार्मोन के कारण ही नोजिया और वोमिटिंग होती है, और इसका पूरा जो नाम है वो है ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। अब बच्चों ने ये पढ़ा हुआ है, इसका फुल नाम पढ़ा हुआ है, क्या आपने कभी सोचा है कि इसका नाम ये है क्यों? दोस्तों ह्यूमन का मतलब तो समझाने की जरूरत है आपको है नहीं कि ह्यूमन क्या होता है, लेकिन कोरियोनिक का मतलब आपको पता है कि ये प्लासेंटा से सीक्रेट होता है। एक्चुअली में प्लासेंटा का मतलब ये हो गया कि जो स्ट्रक्चर प्लासेंटा को बनाती है उसी स्ट्रक्चर से क्या होता है, ये बनता है। ठीक है, तो किससे बनता है? जो ट्रोफोब्लास्ट जो होती है दोस्तों, उसमें आउटर ट्रोफोब्लास्ट और इनर ट्रोफोब्लास्ट ऐसे होता है। आउटर ट्रोफोब्लास्ट किसका निर्माण करता है दोस्तों? प्लासेंटा का बाद में निर्माण करता है। प्लासेंटा को भी हम कोरियन बोलते हैं, तो उससे कोरियोनिक नाम पड़ा। इसकी जो लेयर होती है आउटर लेयर, उसे हम बोलते हैं सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट। तो ये सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट है, इसे हम हार्मोनल फैक्ट्री ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं कि प्रेगनेंसी की हार्मोनल फैक्ट्री है, इससे बहुत सारे हार्मोन निकलते हैं। तो सिनसीटियोट्रोफोब्लास्ट जो होता है दोस्तों, उससे ही इस एससीजी का क्या होता है, सीक्रेशन होता है। इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? कोरियोनिक पड़ा। कोरियोनिक मतलब प्लासेंटा बनाने वाली लेयर। अब इसका नाम गोनाडोट्रोपिन क्यों पड़ा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये आपको पता होना चाहिए। आपने कभी नहीं पढ़ा होगा कि गोनाडोट्रोपिन भी इसका एक फंक्शन होता है दोस्तों। वो फंक्शन क्या होता है कि एससीजी जो हार्मोन है ना, ये स्टिमुलेट करता है लेडिग सेल को। और लेडिग सेल को किस चीज के लिए स्टिमुलेट करता है दोस्तों? कि टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन क्या करे दोस्तों, ये इंक्रीज करे। और टेस्टोस्टेरोन हेल्प करता है किसको बनाने में? गोनाड्स के बनाने में। गोनाड जो ऑर्गन होते हैं टेस्टिस और ओवरी, उनको बनाने में क्या करता है दोस्तों? हेल्प करता है। इस कारण से
कि लेडिंग सेल को क्या कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है, टेस्टिस की लेडिंग सेल को स्टिमुलेट कर रहा है, तो मेल चाइल्ड के अंदर ही करता है, मेनली ये वाला जो फंक्शन है मेल चाइल्ड में मिलेगा, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान ही तो मिल रहा है ना। तो उसमें क्या कर रहा है दोस्तों, ये मेल चाइल्ड के अंदर लेडिंग सेल को स्टिमुलेट कर रहा है और उससे टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ता है, और ये टेस्टोस्टेरोन का बढ़ा हुआ लेवल गोनाड्स के डेवलपमेंट में क्या है, हेल्पफुल है, गोनाड्स के डेवलपमेंट में हेल्पफुल है। एक सेकंड, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट, भाई इसका सीक्रेशन कब स्टार्ट होता है। हर में एक क्वेश्चन है दोस्तों, हर एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए बना के लाया हूं, और पूरा एससीजी यहां से कंप्लीट हो जाएगा 8th डे, ठीक है। ओवुलेशन के बाद 8वें दिन से, 8th डे आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओवुलेशन और फर्टिलाइजेशन अलग अलग दिन हो सकते हैं, इसलिए फर्टिलाइजेशन ज्यादा बेटर वर्ड होगा ओवुलेशन से। हो सकता है कि ओवुलेशन 14वें दिन हो और फर्टिलाइजेशन 15वें दिन हुआ हो, या 16वें दिन भी हुआ हो, या 17वें दिन में भी हुआ हो। 17वें दिन के कम चांसेस है, क्योंकि 48 से 72 घंटे ही होता है स्पर्म का लाइफ स्पान। मैक्सिमम जो लेवल होता है दोस्तों वो कितना होता है, तो 100 से लेकर और 200 इंटरनेशनल यूनिट इसका मैक्सिमम लेवल होता है। क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से दिन होता है, तो लगभग 60वें से और 70वें दिन होता है। अब कई बार ऑप्शन में ऐसे नहीं आता, तो क्या आएगा दोस्तों, 2 मंथ लिखा हुआ आएगा। ये भी ऑप्शन में नहीं आया ना, तो लगभग 10 वीक लिखा हुआ आता है, ध्यान रखना, ठीक है। 10 वीक भी लिखा हुआ आ सकता है। 10 वीक, 10 वीक गुणा 7, 70 दिन हो गए मिनिमम। इसके बाद दोस्तों डिक्रीजिंग कब स्टार्ट हो जाती है, तो इसके बाद डिक्रीजिंग ही स्टार्ट है, ये इसका मैक्सिमम है। और कोई भी आदमी पीक पे चढ़ गया तो उसके बाद में उसका गिरना ही है, उससे ज्यादा ऊपर। पीक का मतलब ये है हाईएस्ट, इससे ऊपर कुछ नहीं, हवा है। तो उसके बाद में दोस्तों ये क्या हो जाता है, स्टार्ट हो जाता है गिरना। मिनिमम लेवल कब आ जाता है, तो इसका 16 वीक के ऊपर आप जब देखोगे तो इसका लेवल क्या आ जाता है, मिनिमम आ जाता है लगभग 10 से 20 इंटरनेशनल यूनिट आ जाता है पर ml। अब एक चीज देखो, इसलिए ही फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर क्या हो रहा है दोस्तों, वॉमिटिंग हो रही है। क्यों, क्योंकि उस दौरान एससीजी का जो लेवल है दोस्तों वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, इसलिए उस दौरान वॉमिटिंग रहेगी। और जब एससीजी, जब प्लासेंटा का फॉर्मेशन हो जाएगा, आगे हम पढ़ेंगे कि भाई एससीजी का क्या फंक्शन है, तब आपको और समझ में आ जाएगा। प्लासेंटा जब फॉर्मेशन हो जाता है 12 वीक पे, तो प्लासेंटा कहता है कि बस अब तेरा काम खत्म, तू गायब हो। तो फिर एससीजी का सीक्रेशन क्या हो जाता है दोस्तों, कम हो जाता है, ठीक है। अभी हम बात करेंगे कैसे, क्योंकि ये एससीजी हार्मोन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द कॉर्पस ल्यूटियम, और ये कॉर्पस ल्यूटियम को क्या रखता है, मेंटेन रखता है। प्लासेंटा बन गया तो कहता है कॉर्पस ल्यूटियम तेरा काम खत्म, तू जा, मैं हूं अब यहाँ पे। फिर कॉर्पस ल्यूटियम क्या हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है, फिर एससीजी का कोई काम रहता नहीं है और एससीजी का लेवल कम होना स्टार्ट हो जाता है। इसलिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही वोमिटिंग होती है, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बाद प्लासेंटा बन जाता है 12 वीक पे, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनो। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि दोस्तों इसका डिसअपीयरेंस यूरिन से कब होता है, तो सेकंड डे पोस्टपार्टम, मतलब गायब कब हो जाता है ये, तो पोस्टपार्टम सेकंड डे, लेबर के दूसरे दिन के बाद, आफ्टर सेकंड डे। और आफ्टर 2 वीक, लेबर के 2 वीक के बाद ये ब्लड से क्या हो जाता है दोस्तों, डिसअपीयर हो जाता है। ये भी आपको याद हो गया होगा। चलो, हर एक सेंटेंस के अंदर क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ये एलिवेटेड लेवल किस किस में देखने को मिलता है एससीजी का, लिखो। पहला डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के अंदर दोस्तों इसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, डाउन है लेकिन इंक्रीज हो जाता है, याद रखना इसको, डाउन है लेकिन इंक्रीज हो जाता है। कई बार बच्चे डाउन सोच के डाउन कर जाते हैं कि डाउन ही तो लिखा हुआ है, इसमें तो पहले खुद नहीं लिख दिया आंसर, भगवान ने मुझे आंसर भेजा है डाउन लिख के, तो मैं डाउन लिख देता हूँ। तो भगवान ने नहीं भेजा, भगवान ने उल्टा भेजा है, यहाँ पे डाउन सिंड्रोम नहीं आएगा। RH इनकम्पेटिबिलिटी, RH इनकम्पेटिबिलिटी, मदर RH नेगेटिव हो, बेबी RH पॉजिटिव हो, तो इसे हम, उसके कारण क्या हो सकता है, RH इनकम्पेटिबिलिटी हो सकता है, तो उसके कारण भी हो सकता है। इसके अलावा हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल, हाइड्रेटेड फॉर्म मोल जो होता है जेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक नियोप्लेजिया, GTN, उसके अंदर भी क्या हो जाता है दोस्तों, एससीजी का लेवल क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इसके अलावा हाइपर इमेसिस ग्रेविडेरम, ये तो डिजीज इसी हार्मोन की ही है कि प्रेगनेंसी के दौरान वोमिटिंग क्या होने लग जाती है, ज्यादा होने लग जाती है। और वोमिटिंग का ज्यादा होना क्या कहलाएगा, हाइपर इमेसिस, इमेसिस मतलब वोमिटिंग, हाइपर मतलब ज्यादा, और ग्रेविडेरम मतलब ग्रेविडा के दौरान, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान। तो हाइपर इमेसिस जो ग्रेविडेरम है दोस्तों,
उसका जो लेवल है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में एससीजी का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, और एससीजी वोमिटिंग करवाती है, तो वोमिटिंग और ज्यादा होगी, तो हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम में और ज्यादा क्या हो जाती है, वोमिटिंग हो जाती है। और भी कोई है क्या इसके अलावा? ठीक है, अब हम देखते हैं एलिवेटेड के बाद डिक्रीज लेवल, कि डिक्रीज किस किस में होता है। तो डिक्रीज होने के लिए लेवल के लिए आपका एक तो आएगा दोस्तों आपका सिंड्रोमिक कंडीशन। अब सिंड्रोमिक कंडीशन के अंदर कौन सी कंडीशन को छोड़ के, क्योंकि एक कंडीशन हमने पढ़ ली है, एक कंडीशन तो हमने पढ़ ली है, कौन सी पढ़ ली है, डाउन सिंड्रोम। तो डाउन सिंड्रोम में नहीं होगा, तो कैसे सिंड्रोम में होगा, जैसे एडवर्ड सिंड्रोम हो गया, एडवर्ड सिंड्रोम, या फिर पटाउ सिंड्रोम। तो इनको हम बोलते हैं ट्राइसोमी, इन्हें हम किस नाम से जानते हैं, ट्राइसोमी के नाम से जानते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम भी तो ट्राइसोमी होता है ना, ट्राइसोमी 21 होता है। डाउन सिंड्रोम क्या होता है, ट्राइसोमी 21। तो यहां पर कौन कौन सी ट्राइसोमी, जैसे एडवर्ड पटाउ ऐसे सिंड्रोम। तो ट्राइसोमी का मतलब होता है कि दोस्तों एक जगह पर दो ही क्रोमोसोम रहते हैं ना, तो 21वां जो क्रोमोसोम है उसके ऊपर दो से ज्यादा हो जाए, 3 हो जाए, तो उसे हम किस नाम जानेंगे, ट्राइसोमी के नाम से जानेंगे। तो और 13वें पे हो जाए, 13वें पे हो जाए तो पटाउ, और 18वें पे हो जाए तो एडवर्ड। ठीक है, ये 13वें क्रोमोसोम के ऊपर और यहां पर 18वें क्रोमोसोम के ऊपर। तो और किसी सिंड्रोमिक कंडीशन के अंदर क्या देखने को मिल सकता है दोस्तों, आपको ये देखने को मिल सकता है ट्राइसोमी में, ये आपको क्या रखना है, याद रखना है। इसके अलावा एक्टोपिक प्रेगनेंसी, एक्टोपिक प्रेगनेंसी, और एक लिखना आप इसमें अबॉर्शन। अबॉर्शन याद रखने के लिए चाय पियो, ये लो, चाय का मतलब TEA, T फॉर ट्राइसोमी, E फॉर एक्टोपिक प्रेगनेंसी और A फॉर अबॉर्शन। इसमें ब्रैकेट में ये लिख लेना अदर देन डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम नहीं है, डाउन सिंड्रोम में तो हाई हो रहा है, अदर देन डाउन सिंड्रोम, अदर देन डाउन सिंड्रोम। एक और लिख लो इसमें मल्टीपल प्रेगनेंसी, ठीक है, ट्विंस या मल्टीपल प्रेगनेंसी, ट्विंस और मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो ट्विंस और मल्टीपल प्रेगनेंसी में भी ऐसा हो सकता है। तो इसको याद करने के लिए आप ऐसे लिख सकते हो, अगर आपको अच्छे लगे तो कर लेना, नहीं तो डॉक्टर HHT, DRHHT। इसके अंदर क्या होता है, लेवल एससीजी का एलिवेटेड होता है, और बाकी सब में इसका लेवल क्या होता है दोस्तों, डिक्रीज हो जाता है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट, इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं। तो पहला फंक्शन मेंटेनेंस ऑफ, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन है इसका ये, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, मेंटेनेंस ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। कॉर्पस ल्यूटियम को मेंटेन रखता है। अब कॉर्पस ल्यूटियम क्या काम करता है दोस्तों, और इसको मेंटेन रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि कॉर्पस ल्यूटियम सीक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जरूरी है किसके लिए दोस्तों, प्रेगनेंसी के लिए। इसे इसलिए ही हम हार्मोन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से भी जानते हैं। ये हार्मोन कौन सीक्रेट करता है, बाद में प्लासेंटा। लेकिन शुरू में तो प्लासेंटा का फॉर्मेशन हुआ ही नहीं है, लेकिन जो जब तक दोस्तों प्लासेंटा का फॉर्मेशन नहीं हो जाता है, तब तक ये प्रोजेस्टेरोन का फॉर्मेशन कौन करे, कॉर्पस ल्यूटियम करे। और ये किसके हुक्म पे काम करती है, एससीजी के हुक्म पे काम करती है। तो एससीजी इसको कहेगा कि आप रहो, तब तक रहेगी। जैसे खुद ही एससीजी का लेवल डाउन होगा तो ये क्या हो जाती है दोस्तों, डिग्रेड हो जाती है, क्योंकि उस टाइम तक क्या बन जाता है, प्लासेंटा बन जाता है। बस सिंपल से याद रखो कि ये मेंटेन करती है किसको, कॉर्पस ल्यूटियम को, ताकि कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता रहे दोस्तों, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन सीक्रेट करता रहे। इसके अलावा एक इसका एक्शन गोनेडोट्रोपिन है, अभी हमने पढ़ा है ये गोनेडोट्रोपिन, मतलब कि टेस्टोस्टेरोन की सीक्रेशन को क्या करती है, स्टिमुलेट करती है। टेस्टोस्टेरोन का सीक्रेशन स्टिमुलेट करती है, किसके द्वारा, कौन सी सेल को स्टिमुलेट करके, लेडिग सेल को। कौन सी सेल को स्टिमुलेट करके, लेडिग सेल को। दूसरी सेल कौन सी पाई जाती है, सर्टोली सेल, एक जर्मिनल एपिथेलियल पाई जाती है, ठीक है। सर्टोली न्यूट्रिशन देने का काम करती है, नरिश करने का काम करती है। इसके अलावा तीसरा काम क्या होता है दोस्तों, इसका इम्यूनोसुप्रेशन का काम होता है, इम्यूनोसुप्रेशन। इम्यूनोसुप्रेशन का काम करता है ताकि फर्टिलाइज्ड ओवम जो है ना, उसको फॉरेन पार्टिकल मानकर बॉडी क्या न करे,
रिजेक्ट नहीं करे। बॉडी ने मान लिया डिजीज कंडीशन स्टार्ट कर दी, ठीक है, उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाने लग गया और उसको रिजेक्ट कर दिया, तो प्रेगनेंसी कंटिन्यू हो ही नहीं पाएगी। इसलिए उसको क्या करती है बॉडी, इम्यूनोसुप्रेंट कर देती है, इम्यूनोसुप्रेशन कर देती है। इसको याद रखने के लिए अगर आपको ये ट्रिक अच्छी लगे तो कर लेना, नहीं तो मत करना। पहले एक है आपका कार्पस ल्यूटियम, तो यहां से ले लो सी, तो कॉर्पस ल्यूटियम। एक ले लो आप टेस्टोस्टेरोन और एक ले लो यहाँ पे इम्यूनोसुप्रेशन। तो ये बन गया टिक, TIC। एससीजी को टिक करो, किसको टिक करो, एससीजी को क्या करो, टिक करो। टेस्टोस्टेरोन, इम्यूनोसुप्रेशन और कॉर्पस ल्यूटियम, 3 इसके मेन फंक्शन होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट का मतलब अब हम क्वेश्चन को देखेंगे। बहुत पढ़ लिया, पूरा हार्मोन बता दिया मैंने आपको अच्छे से। अब बाकी के हार्मोन के बारे में आपको इतना नहीं बताऊंगा क्योंकि मैंने इसके बारे में अच्छे से बता दिया, फिर एक ही क्वेश्चन पे पूरी क्लास हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा। बस सिंपल से ध्यान रखो कि नोजिया वोमिटिंग के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होता है, कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन होता है। एस्ट्रोजन नहीं होता, प्रोजेस्टेरोन नहीं होता, दोनों का लेवल क्या होता है वैसे इंक्रीज होता है प्रेगनेंसी के दौरान, ठीक है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का लेवल क्या होता है, कम होता है। तो ये हो गया क्वेश्चन, बस लिख लो। प्रेगनेंसी के दौरान नोजिया एंड वोमिटिंग होने का रीजन, नोजिया एंड वोमिटिंग होने का कारण ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है, गोनेडोट्रोपिन हार्मोन है। बस ये लाइन लिख लो। इसमें कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन को हाईलाइट कर लेना ताकि आपको याद रहे कि इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो क्या है, कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है। इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79। ये सिंपल क्वेश्चन है, इसमें इतना ज्यादा हम है नहीं हमारे पास कुछ। क्वेश्चन है दोस्तों, ड्यूरिंग ए क्लाइंट्स फर्स्ट विजिट, एक क्लाइंट है दोस्तों, उसकी कौन सी विजिट है, फर्स्ट विजिट है टू द प्रीनेटल क्लिनिक, ठीक है, लेबर से पहले वाली क्लिनिक, बार बार आ रहा है, 1000 बार आ रहा है। ए नर्स डिस्कसेज ए प्रेगनेंसी डाइट, नर्स किसके बारे में डिस्कस कर रही है, प्रेगनेंसी डाइट के बारे में डिस्कस कर रही है। द क्लाइंट स्टेट्स दैट हर मदर टोल्ड हर शी शुड रिस्ट्रिक्ट हर साल्ट इनटेक। पेशेंट बता रही है, मदर बता रही है कि मेरी माँ ने मेरे को कह रखा है कि आपको नमक नहीं खाना, नमक तो बिल्कुल भी रेस्ट्रिक्ट करना है, नमक मत खाओ प्रेगनेंसी के दौरान। तो नर्स को उसको क्या कहना चाहिए, नर्स को उसका क्या बेस्ट रेस्पॉन्स है, मतलब नर्स को उसे क्या कहना चाहिए। तो नमक के बारे में बात हो रही है यहाँ पे, सोल्ट के बारे में बात हो रही है, सोडियम के बारे में बात हो रही है यहाँ पे। चलो बात करते हैं। पहला क्या कह रही है कि आपकी मदर सही कह रही है, यू शुड यूज लेस सोल्ट टू प्रिवेंट स्वेलिंग। गलत दोस्तों, सोल्ट भी बॉडी के लिए जरूरी है, NaCl सोडियम भी जरूरी है, क्लोराइड भी जरूरी है। तो सोल्ट को कभी भी नेवर रेस्ट्रिक्ट भी नहीं करेंगे और बढ़ाएंगे भी नहीं, न तो इंक्रीज करेंगे न डिक्रीज करेंगे। तो नॉर्मल हम जितना लेते हैं उतना सोल्ट हम लेंगे प्रेगनेंसी के दौरान। सेकंड कह रहा है कि बिकॉज यू नीड सोल्ट टू मेंटेन वाटर बैलेंस। सोडियम क्या करवाता है, वाटर का रिटेंशन करवाता है, तो वाटर के बैलेंस के लिए सोडियम क्या है दोस्तों, जरूरी है। तो अब उसको नर्स बता रही है कि भाई जो सोल्ट जो है ना वो जरूरी है, किसके लिए, बॉडी के वाटर बैलेंस को मेंटेन करने के लिए, इसलिए इसको रेस्ट्रिक्ट नहीं करना चाहिए। आपको जस्ट कैसी डाइट खानी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट खानी चाहिए, न तो ज्यादा हो उसमें न क्या हो दोस्तों, कम हो। तो ये नर्स का एकदम सही रेस्पॉन्स है, मैं इसके साथ अभी सहमत हूं। और ऑप्शन देख लेता हूं, हो सकता है सहमति से पीछे हट जाए। सोल्ट इज एन इसेंशियल न्यूट्रिएंट। पहली बात तो सोल्ट क्या नहीं है दोस्तों, न्यूट्रिएंट है ही नहीं, सोल्ट न्यूट्रिएंट नहीं है, मिनरल है, ठीक है, बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करने में कोई हेल्प नहीं करता है। तो दैट इज नेचुरली रिड्यूस्ड बाय द बॉडी एस्ट्रोजन, कि भाई एस्ट्रोजन इसको क्या कर देती है दोस्तों, रिड्यूस कर देती है, तो गलत है ये। देयर इज नो रीजन टू रेस्ट्रिक्ट सोल्ट इन योर डाइट, कि आपकी डाइट में सोल्ट को रेस्ट्रिक्ट करने का कोई रीजन नहीं है। तो ये ऑप्शन वैसे भी क्या हो गया दोस्तों, आपको गलत हो गया, क्योंकि बातें क्या लिखी हुई है, गलत लिखी हुई है इसके अंदर कि न्यूट्रिएंट है, ये गलत है, रिड्यूस बाय बॉडी एस्ट्रोजन ये भी गलत है। ये लाइन सही है कि देयर इज नो रीजन टू रेस्ट्रिक्ट सोल्ट इन योर डाइट, लेकिन इसमें ये नहीं बताया उसको क्या खाना चाहिए, बेटर रेस्पॉन्स नहीं दिया, इसलिए ये ऑप्शन में क्या हो जाएगा, गलत। वी नो लॉन्गर रिकमेंड दैट सोल्ट इनटेक बी एज रेस्ट्रिक्टेड एज मच एज इन द पास्ट, हाउएवर यू शुड ऐड सोल्ट टू योर फूड। यहाँ पर इसने ये बता दिया कि हम ये कभी रिकमेंड नहीं करते अब कि सोल्ट इनटेक को क्या करना चाहिए, रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए, जितना कि पहले किया गया था। अब आपको अपने डाइट के अंदर इसको क्या करना चाहिए, यू शुड नॉट ऐड सोल्ट टू योर फूड, कि आपके खाने में सोल्ट को क्या नहीं करना चाहिए दोस्तों, ऐड नहीं करना चाहिए।
यू शुड नॉट ऐड सोल्ट टू योर फूड। लेकिन ये नहीं बता रहा कि कैसा सोल्ट लेना चाहिए। ये जो ऑप्शन है हमें ये नहीं बता पा रहा। ये बात चलो ठीक है कि नो लोगर रिकमेंड नहीं करते हैं कि सोल्ट को रेस्ट्रिक्ट करना चाहिए जितना पास्ट में किया गया था। लेकिन इसमें कह रहा है कि यू शुड नॉट ऐड सोल्ट टू योर फूड, कि आपके खाने में आपको सोल्ट को क्या नहीं करना चाहिए, ऐड नहीं करना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल गलत बात है। सोल्ट मैंने क्या नॉर्मल देना जरूरी है, ऐसे नहीं कि आप बिल्कुल नहीं दे रहे। यहाँ पर ऐड ही मत करो, तो ये भी क्या है दोस्तों, गलत हो गया। तो ये फोर्थ ऑप्शन भी गलत हो गया। तो हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेकंड। अब ये मत समझना क्वेश्चन पूरा हो गया, क्वेश्चन की तो अभी शुरुआत ही हुई है। चलो बात करते हैं। टोटल कैलोरी इंटेक जो है ना दोस्तों प्रेगनेंसी के दौरान लगभग कितनी बढ़ जाती है, तो 60,000 से लेकर और 80,000 तक टोटल कैलोरी है। ये टोटल कैलोरी लगभग 60,000 से 80,000 कैलोरी एक्स्ट्रा लेता है, जितना वो बिना प्रेगनेंसी के नॉर्मल जैसे लेता है ना, बिना प्रेगनेंसी नॉन प्रेग्नेंट फीमेल लेती है, प्रेगनेंसी के दौरान उससे एक्स्ट्रा कितना लेती है, तो वो 60,000 से और 80,000 कैलोरी लेती है टोटल। पर डे मत लिख देना यहाँ पे, नहीं तो पूरा गड़बड़ कर दोगे। कैलोरी पर डे, तो कैलोरी पर डे जो है दोस्तों वो लगभग 350 ग्राम पर डे कैलोरी ली जाती है। लगभग कितनी ली जाती है, 350 ग्राम ली जाती है इसमें कैलोरी। तो लगभग 1000 mg पर डे कैल्शियम कितना चाहिए, लगभग 1000 mg कैल्शियम चाहिए दोस्तों इस दौरान। आयरन लगभग 27 mg पर डे। अभी मैं आपको बताऊंगा कि आप कंफ्यूज हो जाते हो कि किसी बुक में कुछ दे रखा है, किसी बुक में कुछ दे रखा है। तो हम कोई भी चीज अगर याद करें ना, तो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए और हमें उसका पता होना चाहिए कि ये कहाँ से आया है। तो इंडिया की सबसे बड़ी जो न्यूट्रिशन की जो इंस्टीट्यूट है, जो कि हैदराबाद में है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन है, ठीक है, एक इंडियन काउंसिलिंग ऑफ मेडिकल रिसर्च है, ICMR है दोस्तों। तो उन दोनों ने जो रिकमेंड किया है वो ही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप कहीं दूसरी बुक में देखो तो आप कह सकते हो कि मैंने कहाँ से लिया है ये डाटा, इसलिए आपका ये क्या नहीं होगा दोस्तों, गलत नहीं होगा। आयोडीन लगभग 220 mg पर डे। आयोडीन कितना रहेगा, लगभग 220 रहेगा, लिख लेना अगर लिखना चाहो तो। इसके बाद है दोस्तों प्रोटीन। तो प्रोटीन में फर्स्ट में और सेकंड में कितना अंतर होगा, तो फर्स्ट के अंदर कोई चेंज नहीं होता, इसके अंदर लगभग 55.5 ग्राम पर डे होता है और ये लगभग 68 ग्राम पर डे होता है। फैट लगभग 20%, हम जितना एनर्जी लेते हैं उसमें से 20% क्या होगा दोस्तों, फैट होगा। इसके बाद नेक्स्ट है, चलो हो गया ये खत्म। इसके बाद में हम आते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन के ऊपर आ जाते हैं। इसमें मैंने लिखवा दिया, लिखवाया नहीं है, चलो इसको लिख लो एक बार। आप लिखो सोल्ट, या लिखो प्रेगनेंसी के दौरान वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए, वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए तथा सोल्ट की रिक्वायरमेंट को या जरूरत को कम या ज्यादा नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह नॉर्मल वाटर बैलेंस के लिए जरूरी होता है। बस बहुत है इतना। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट की। यहाँ पर ये नहीं है कि मतलब बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है, कहीं आप ये सोच लो। यहाँ पर ये ऐसे कहना चाह रहा है कि जितना नॉन प्रेग्नेंट फीमेल को जरूरत है ना, उतना ही जरूरत होता है, ठीक है। यहाँ पर कहीं ये सोचो कि सिर्फ फर्स्ट ट्राइमेस्टर में प्रोटीन लेना बंद करो, तो लगभग 45 ग्राम माना गया है नॉन प्रेग्नेंट के अंदर, है ना। अगर आप लिखना भी चाहो तो हाँ लिख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट, ये सारे डाटा है कहाँ से लिए गए हैं ये भी लिख लेना एक में। ICMR, लिखने का होगा एक सेकेंड ना, ICMR इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल एंड रिसर्च, एंड दूसरा है NIN नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, यहाँ से लिए गए हैं, ठीक है।
ऑथेंटिक डाटा लेने चाहिए, ऐसे नहीं किसी भी बुक से उठा लें, कुछ भी उठा लें, हमें पता ही नहीं है कहाँ से ये। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ए प्रेग्नेंट क्लाइंट यूजेज ए कंप्यूटर कंटिन्यूअसली। बस छोटा सा क्वेश्चन है, फिर हमारी क्लास को खत्म करेंगे आज की क्लास को हम। ए प्रेग्नेंट क्लाइंट यूजेज ए कंप्यूटर कंटिन्यूअसली। एक प्रेग्नेंट क्लाइंट है जो कि कंटिन्यूअसली क्या यूज करती है दोस्तों, कंप्यूटर का यूज कर रही है। ड्यूरिंग हर वर्किंग आवर्स, जब भी वो काम करती है उस दौरान वो कंप्यूटर को कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, यूज कर रही है। दिस हैज इम्प्लीकेशन फॉर हर प्लान ऑफ केयर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो उसका जो प्लान ऑफ केयर है ये उसको क्या कर रहा है, इम्प्लीकेट कर रही है वो। व्हाट शुड ए नर्स रिकमेंड, तो नर्स को उसके वर्किंग प्लान में क्या इंक्लूड करना चाहिए, मतलब वो जो काम करती है ना, तो वो काम करती है, उसको कंप्यूटर पे काम करना ही पड़ता है, ठीक है, उसे करना पड़ेगा, वो उसको नहीं रोक पा रही है, तो नर्स को उसको क्या एडवाइस देनी चाहिए, बस आपको इतना सा बताना है कि नर्स उसको क्या एडवाइस दे। तो उसमें कह रहा है कि भाई एक तो क्या कह रही है कि नर्स के आस्क फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू एलिवेट योर लेग्स। कंटिन्यूअसली जो सिटिंग जो होती है ना, उसके इफेक्ट के बारे में बात करते हैं पहले हम। कंटिन्यूअस अगर कोई भी फीमेल अगर सिटिंग करेगी दोस्तों, तो ये कंप्रेस करेगा पोप्लिटियल वेसल्स को, मेनली कई वेसल्स को करता है, मेनली पोप्लिटियल को करता है, कंप्रेस द पोप्लिटियल वेसल्स, घुटने के पीछे। और उसके कारण क्या होगा दोस्तों, उसके कारण यहाँ पे जो वेनस रिटर्न है, जो वहां से जो ब्लड जा रहा है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो वेनस रिटर्न क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। और वेनस रिटर्न डिक्रीज होगा तो क्या होगा, एडिमा। तो उस फीमेल के पैरों में क्या आ सकती है दोस्तों, एडिमा आ सकती है। और अगर वो चलेगी तो उसका जो वेनस रिटर्न है, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है, कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं बोल रहा हूं, कॉन्ट्रैक्शन इंक्रीज हो जाता है। और उसके कारण क्या होता है, तो वेनस रिटर्न वो इंक्रीज हो जाता है और एडिमा के जो चांसेस हैं दोस्तों वो क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। यहाँ पर उल्टा हो रहा है, वेनस रिटर्न कम हो रहा है, इसलिए उसको चलने के लिए बोला जाता है। अब यहाँ पर क्या कर रहा है, आस्क फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू एलिवेट योर लेग्स। तो कंटिन्यू ऐसे नहीं है कि सिर्फ मॉर्निंग और इवनिंग में बैठने के कारण वो ठीक हो जाएगी, ऐसे कंटिन्यूस बैठना ही गलत है। अब यहाँ पर दो ही टाइम दिए हैं उसने, एक सुबह और एक आफ्टरनून, दो बार आप टांगों को क्या कर लो, एलिवेट कर लो। तो एलिवेट करने से सिर्फ ये जो एडिमा की कंडीशन है दोस्तों, ये ठीक नहीं होगी, और वो भी दिन में सिर्फ 2 बार। तो दोनों चीजें क्या है दोस्तों, ये गलत है। इसके कारण जो एडिमा है वो दूर नहीं की जा सकती है और वो पेशेंट है वो रिस्क पे चली जाएगी। नेक्स्ट, टेल योर बॉस दैट यू कैन नॉट वर्क बियॉन्ड द सेकंड ट्राइमेस्टर। तो ये तो ऐसा आंसर हो गया कि ऑर्डर करना हो गया सीधा, हम किसी को ऐसे नहीं कह सकते। हम उसमें पहले उसमें कह रखा है कि उसके प्लान ऑफ केयर में है, ये उसको करना पड़ेगा। और उसमें ये कह रहा है कि तुम्हारे बॉस को बताओ कि तुम नहीं कर सकते सेकंड ट्राइमेस्टर के बाद में। तो ये भी क्या हो गया दोस्तों, गलत हो गया। ये हम किसके ऊपर छोड़ेंगे, पेशेंट के ऊपर छोड़ेंगे। हम किसी को कह नहीं सकते ऐसे डायरेक्टली, ठीक है, ये पेशेंट के ऊपर छोड़ेंगे, ये उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो छोड़े या नहीं छोड़े। हम उसको बता सकते हैं, लेकिन हम उसको डायरेक्टली ऐसे नहीं कह सकते तुम अपने बॉस को कह दो कि तुम छोड़ दो, ठीक है। हम उसके इफेक्ट बता सकते हैं, क्या बुरा है, क्या अच्छा है, क्या नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते अपने बॉस को कहो छुट्टी लो, क्यों कर रही हो काम। आस्क फॉर टाइम इन द मॉर्निंग एंड आफ्टरनून टू गेट समथिंग टू ईट। कुछ नहीं है, ये तो करते रहो, बस साथ में कुछ कुछ खाते रहो, सुबह खा लो, दोपहर को खा लो और तुम ठीक हो। तो ये तो सबसे मूर्खता की बात हो गई, इसका ईटिंग का और इसका कोई लेना देना ही नहीं है, कंटिन्यूस सिटिंग का, ठीक है। तो दोस्तों इसलिए ये ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि ये तो रिलेटेड ही नहीं है। आप खाने से तो और ज्यादा इंक्रीज होगा, मान लो कोई भी चीज है, वो तो ऐसा तो है नहीं कि खाना खाने से, और दूसरा वो वॉक नहीं कर रहा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, दैट विल बी ट्राई टू वॉक अराउंड एवरी फ्यू आवर्स ड्यूरिंग द वर्क डे। कि आपको हर कुछ घंटे में, जैसे जैसे आप काम करो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हर 1 से 2 घंटे के अंदर थोड़ा थोड़ा आप क्या करो, वॉक करो, फिर जाके फिर दोबारा से चलो, फिर वॉक करो, फिर बैठो काम करो, फिर 1-2 घंटे बाद दोबारा से वॉक करो। तो आपको दिन भर क्या करते रहना है, इस प्रकार से वॉक अराउंड करना है। क्योंकि आप जब वॉक करोगे तो कॉन्ट्रैक्शन होगा, और कॉन्ट्रैक्शन होने के कारण वेनस ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा। तो जो वेनस ब्लड फ्लो इंक्रीज होगा तो वेनस रिटर्न क्या होगा, इंक्रीज होगा, और इट विल रिड्यूस द चांसेस ऑफ एडिमा। और एडिमा के चांसेस को दोस्तों ये क्या कर देगा, कम कर देगा। अब एक बार मैं जल्दी सी, जाना मत छोड़ के, रिवाइज करवाता हूं इसको जल्दी से। आप, मुझे पता है काफी टाइम हो गया, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी ये जो लास्ट के जो 2 मिनट हैं, ये आपकी पूरी क्लास के लिए क्या हो सकते हैं दोस्तों, जरूरी हो सकते हैं, कि आपको सारी चीजें वापस से क्लियर हो जाएंगी, याद हो जाएंगी, ठीक है। तो प्रेगनेंसी के दौरान क्या होता है दोस्तों, ब्लड वॉल्यूम क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। जल्दी से एक बार थोड़ा सा बता देता हूं, हीमोग्लोबिन इंक्रीज, आरबीसी इंक्रीज, ब्लड इंक्रीज, प्लाज्मा इंक्रीज, पीसीवी डिक्रीज। तो इतनी चीजें याद क्यों करनी है, इतनी चीजें याद क्यों करनी है आपको, जब आपको याद ही ये करना है, जब आपको याद ही ये करना है, तो पीसीवी याद रख लो ना, पीसीवी क्या होता है, डिक्रीज होता, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि भाई चैडविक साइन क्या होता है। तो चैडविक साइन क्या होता है, पर्पलिश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना इज कॉल्ड चैडविक साइन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब प्रेगनेंसी के दौरान फिजियोलॉजिकल एनीमिया होने का क्या कारण है। अगर ऑप्शन में प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज नहीं होता तो क्या होता, कमेंट करके बताओ ये मुझे। आप इसका आंसर मैं आपको नहीं दूंगा कि अगर ऑप्शन में ये मत डालो प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज, और कुछ डालो ऑप्शन में आप, प्लाज्मा वॉल्यूम इंक्रीज के अलावा और कुछ ऑप्शन में डालो कि क्या डाल सकते हो आप, और आंसर राइट होना चाहिए, ठीक है, कि ये नहीं है इसके अलावा क्या डाल सकते हो आप ऑप्शन में, तो वो आप मुझे कमेंट करके बताओ। इसके बाद नेक्स्ट क्या है कि प्रेगनेंसी के दौरान अगर हीमोग्लोबिन 11 से कम होता है तो इसे हम किस नाम से जानेंगे दोस्तों, पैथोलॉजिकल एनीमिया कहलाएगा, ये डिजीज कंडीशन के कारण एनीमिया कहलाएगा, और हमें एससीपी को इसे क्या करना चाहिए, रिपोर्ट करना चाहिए। कोई भी नर्स से अगर इंटरनल एग्जामिनेशन के बारे में पूछे तो उसे पूछना चाहिए क्या तुमने पहले कभी इंटरनल एग्जामिनेशन करवाया है। ओपन कम्युनिकेशन को प्रमोट करता है और हमारी प्रीवियस जो नॉलेज है पेशेंट की उसको भी क्या करता है, ये प्रमोट करता है। जीटीपीएल के बारे में बताना कोई जरूरी नहीं है, ये आपको पता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें ये बताता है कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ ऑन एक्सर्शन होना एक्सपेक्टेड है, ये हो जाता है, क्यों, वो मैंने आपको रीजन आपको बता दिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भाई ये क्यों होता है, तो एससीजी है, छोड़ो इतना ज़्यादा डिटेल में बता दिया। एससीजी हार्मोन ही नोजिया एंड वोमिटिंग का कारण है, तो मुझे नहीं लगता कि वो डिटेल में बताने की जरूरत है। और प्रेगनेंसी के दौरान ऐसे नहीं है कि सॉल्ट को आप रेस्ट्रिक्ट कर दो और इंक्रीज कर दो, तो ये नॉर्मल होनी चाहिए, वेल बैलेंस डाइट में होनी चाहिए। और लास्ट जो है दोस्तों वो क्या है कि कोई अगर कंटिन्यूस काम करता है, बैठा रहता है, तो उसको एडवाइस देनी चाहिए कि आपको कुछ घंटे के अंदर क्या करना चाहिए, चलना चाहिए, ठीक है। तो आज हमारे 80 क्वेश्चन पूरे हो गए हैं। अब जल्दी ही हम इस जो ओबीजी है उसको तो जल्दी ही हम क्या कर देंगे दोस्तों, खत्म कर देंगे, अगर इसी प्रकार से हम कंटिन्यूस चलते रहे तो। सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। कोई भी प्रॉब्लम है, अगर आपको इस क्लास से रिलेटेड कोई भी सजेशन है कि आप कुछ बताना चाहो कि सर इस क्लास के अंदर ये करो, आप हिंदी में लिखते हो इसको इंग्लिश में भी लिखवाओ, आप हिंदी में मत लिखो, आप क्वेश्चन को ऐसे करवाओ ऐसे मत करवाओ, जो भी आपकी एडवाइस है वो आप दे सकते हो, और जो आपकी जो एडवाइस है उसके ऊपर मैं पूरा विचार करूँगा। बस आप कंटिन्यूस रिवीजन करते रहो, फिर से कह रहा हूँ, और सभी अपना ध्यान रखो, स्वस्थ रहो, खुश रहो। थैंक यू सो मच।